हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। राइट, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही आसान चैप्टर है। मतलब बहुत हलवा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बहुत दिनों से मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर रिडम्पशन करवा दो। क्यों? क्योंकि आपने ट्वेल्थ में पढ़ा नहीं है। ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। चैप्टर बहुत आसान है सर, चैप्टर बहुत आसान है। हाँ, चैप्टर एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाओ, शुरू करेंगे। हाँ जी, शुरू करेंगे। हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स तक हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। रिडेम्पशन खत्म होते ही सेकंड बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सर ये कब खत्म होगा? आज इसके कॉन्सेप्ट्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में जितने भी हैं सर, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल का बिल्कुल करवा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बात समझ में आई? अब देखो, जो ये रिडम्पशन चैप्टर है ना, वैसे ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा थियोरिटिकल है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, थियोरिटिकल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं सर। जैसे कि कंपनीज एक्ट के बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, सेबी के बहुत सारे रूल्स अप्लाई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें रूल्स अप्लाई हैं, बहुत सारे लिमिट्स हैं। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है जो आपको याद करना पड़ेगा। सर ऐसे मत बोलो सर, आपने कभी याद तो करवाया नहीं, इस चैप्टर में करना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको लिमिट्स हैं वो याद करनी पड़ेंगी, कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा उससे आपके सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे, और आज की ही क्लास में बन जाएंगे। ये सर आज की ही क्लास में वो सारे के सारे बन जाएंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने इशू ऑफ डिबेंचर करा है। हाँ, वहां पे एक रिडम्पशन का पॉइंट आया था ना सर, वहां पे तो आया था रिडम्पशन का पॉइंट। ये क्या? रिडम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर आपने लोन पे लिया, मतलब डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। हाँ, उस लोन को रीपे करना। रिडेम्पशन का मतलब एक तरीके से यहां पे आप बोल सकते हो क्या? रीपेमेंट। कि सर जो पैसा आपने डिबेंचर्स के थ्रू रेस किया है उसको रीपे करना। हाँ सर, हाँ उसको रीपे करना। बात तो सही है, रीपेमेंट करना। हाँ जी, रीपेमेंट करना। अब जब भी आप डिबेंचर दोस्त इशू करते हो, मैंने आपको ना क्लास में एक डिबेंचर सर्टिफिकेट दिखाया था, क्या आपको याद है? मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दिखाया था ना। हाँ, सर्टिफिकेट दिखाया था। मैं आपको दिखाऊं दोबारा से? एक सेकेंड, जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं वो मैंने दिखाया था, कहाँ दिखाया था? दिखाया तो था मैंने, अब पता नहीं आपको याद है या नहीं। चलो मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा से। रिडेम्पशन और डिबेंचर्स में आपको मैंने एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिखाया था, उसमें ना लिखा हुआ था कि आपने इस डेट को इशू करा है। यस सर, इस डेट को इशू करा है, और इस डेट को आप इसको रिडीम करोगे। मतलब सर जिस टाइम पे आप डिबेंचर को इशू करते हो ना, उसी टाइम पे आपको पता होता है कि आपने ये पैसे वापस कब करने हैं। कि भाई 5 साल में करने हैं, 3 साल में करने हैं, 4 में करने हैं, 10 में करने हैं, कब करने हैं भाई, कब वापस करना है। हाँ, बात तो सही है सर, बिल्कुल सही है। पता होता है ना आपको? हाँ जी, पता होता है। तो जब भी आपको वापस करने होते हैं आप पैसे वापस कर दोगे, जान छूट जाएगी। यस सर। अब जो रिपेमेंट है, जैसे हमने इशू किया था, हमने डिबेंचर को इशू किया था किस किस पे सर? हमने इशू किया था पार पे, हमने इशू किया था प्रीमियम पे, हमने इशू किया था डिस्काउंट पे। अब जो रिडम्पशन है सर, याद रखेंगे नहीं, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझा दूंगा कि जो रिपेमेंट है आपका, जो रिडम्पशन है, या तो वो पार पे हो सकती है या वो प्रीमियम पे हो सकती है। सर मतलब आपका रीपेमेंट डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है, डिस्काउंट पे तो नहीं हो सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये अच्छी बात है? मैं आपसे बोलूंगा कि लाओ लाओ 100 रुपये लाओ, 5 साल बाद मैं आपको 80 रुपीज़ दूंगा, क्या आप मेरे को मुक्का नहीं मारोगे? मारोगे ना? हाँ बिल्कुल मारोगे कि कैसी बातें कर रहे हो सर, मैं आपको 100 रुपये दूंगा आज, हाँ, और 5 साल बाद आप मेरे को 80 दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो भाई डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होता है, पार पे होता है या प्रीमियम पे होता है। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर पार की। अच्छा, तो अगर जर्नल एंट्री पूछूं तो जर्नल एंट्री तो आपको ऑलरेडी पता है। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा, ऑलरेडी आपको पता है जर्नल एंट्री। मैं आपको दिखाता हूं आपको कैसे पता है, देखो ध्यान से। सर अगर मैं थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाता हूं, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं फ्लैश बैक। ठीक है सर, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फ्लैश बैक में चलते हैं। किस पे चलते हैं? इशू के टाइम पे। है ना? जब आपने डिबेंचर क्या किया था सर? जब आपने डिबेंचर को इशू किया था, हाँ, डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या थी? जब आप डिबेंचर को क्या कर रहे थे सर? इशू कर रहे थे। आप इशू के टाइम पे एक जो आपका मेन अकाउंट होता है, क्या आप उसको क्रेडिट करते हो? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को आप क्या करते हो सर?
क्रेडिट बोलो हाँ या ना, काय को? सर हम परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट काय को करते हैं? क्योंकि बेटा वो आपकी लाइबिलिटी होती है। कौन सी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, हाँ जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो आप क्या करते हो? उसको क्रेडिट करते हो। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब मैं उसको क्या कर रहा हूँ सर, जब मैं उसको रीपे कर रहा हूँ, तो क्या सर परसेंटेज डिबेंचर आपका डेबिट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो भी आपका परसेंटेज डिबेंचर है डेबिट, सर बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, और आपको पता है कि इसमें हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। सर परसेंटेज डिबेंचर जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो आपका शेयर्स का कैपिटल अकाउंट था, हाँ, जो मेन अकाउंट होता है, राइट, ऐसे डिबेंचर्स का मेन अकाउंट क्या होता है? परसेंटेज डिबेंचर। जब आप अपनी लाइबिलिटी को पे कर रहे होगे तो क्या उसको डेबिट नहीं कर दोगे? 100% कर दोगे, हाँ है ना। अब जो भी अगर आप पार पे इशू कर और पार पे रिडीम कर रहे हो, तो जो भी उसकी फेस वैल्यू है उतना ही पे करना है। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर होल्डर, कि इतना पैसा आपने डिबेंचर होल्डर को देना है। हाँ जी, देना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने डिबेंचर होल्डर को देना है, यस सर। जब आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दोगे तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट, क्योंकि आपने डिबेंचर होल्डर को क्या किया है सर? क्रेडिट किया है, क्योंकि आपने उनको पैसे देने हैं। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओ सर, ये तो कितना आसान है। ओ बहुत ज़्यादा आसान है सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। वही तो बोला मैंने आपको, बहुत ही आसान है। ये एंट्री तो आपको पहले से ही आती थी। यस सर, ये एंट्री तो आपको पहले से ही आती थी। तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये आपने एंट्री पास करी कब? जब आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो फेस वैल्यू पे। सर अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम पे भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। प्रीमियम अगर आपको याद हो, अरे थोड़ा फ्लैशबैक में चलो 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 चलो, फ्लैशबैक फ्लैशबैक। हाँ, जब आपने डिबेंचर इशू किया, आपको उसी टाइम पता होता है, क्या पता होता है सर? कि आप ये डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करोगे। पता होता है या नहीं पता होता? बिल्कुल पता होता है कि सर डिबेंचर को क्या करेंगे? प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। हाँ, और इसीलिए सर आप एक और अकाउंट को क्रेडिट करते हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अरे करते हो नहीं करते? अभी पढ़ा बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर रिवाइज करवाया था मैंने। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यस सर यस। अरे इसको क्रेडिट करते हो? सोचो सोचो, करते हो नहीं करते? एवरीबडी करते हैं ना सर। जब भी हमें डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करना होता था, तो मैं इशू के टाइम पे, सर मैं इशू के टाइम पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्या करता था सर? मैं उसको क्रेडिट करता था। बिल्कुल, यस और नो। एंट्री क्या थी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर बिल्कुल करते थे, एब्सोल्युटली यस करते थे। क्यों? अरे क्योंकि ये प्रीमियम भी तो आपको पे करना है। परसेंटेज डिबेंचर में तो आपकी क्या आती है? फेस वैल्यू। हाँ जी, अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम करना है तो सर यहाँ पे प्रीमियम भी तो आएगा। बिल्कुल। अब सुनो ना, सुनो ना, अरे सुन लो ना अरे सुनो सुनो, जब अगर 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 सेकंड केस क्या है? रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो अभी बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि रिडम्पशन एट प्रीमियम की एंट्री क्या होगी। रिडम्पशन एट प्रीमियम की एंट्री क्या होगी सर? मैं आपको बताता हूं क्या होगी। देखो देखो देखो, सबसे पहले जो आप फेस वैल्यू रीपे करने वाले हो, उसके लिए आपने परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को क्या किया सर? डेबिट किया। क्या किया है? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल डेबिट किया। अच्छा, अब ये प्रीमियम पे करने की बारी आ गई है। बिल्कुल बारी आ गई है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी क्या हो जाता है? डेबिट। जर्नल एंट्री में तो लॉजिक्स होते हैं भाई, ये तो पक्की बात होती है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा सर? डेबिट। एब्सोल्युटली यस। दोनों ही लाइबिलिटी है, यस, और दोनों ही लाइबिलिटी अब आप पे कर रहे हो टू, सर किसको पैसे देने हैं? डिबेंचर होल्डर को पैसे देने हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सही। उसके बाद मैं क्या करूंगा? ये मेरी पहली एंट्री हो गई। किसके बाद हम क्या करेंगे सर? उसको पैसे दे देंगे जितने भी देने। डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सर इतना आसान है? हाँ, चैप्टर खत्म मजाक कर रहा हूँ। चैप्टर होल्डर कह रहा हूँ डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस सर यस। ये आपने एंट्री पास करनी है। हाँ, और एंट्री पास हो गई और आपका रीपेमेंट हो गया। सर और क्या? और बताओ, मुझे बताओ, इस चैप्टर में और कुछ हो सकता है कि नहीं? बस हो गया, खत्म, बाय बाय टाटा। मुझे बताओ, क्या आपको चैप्टर समझ में आया? एवरीबडी? सर शुरू होते ही खत्म हो गया, और क्या भाई? आपको, आपका चैप्टर का नाम क्या है सर? आपके चैप्टर का नाम है, क्या है सर? आपके चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यस सर यस, है ना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो आपके चैप्टर का नाम है सर, वो हो गया। हाँ, बाय बाय चैप्टर हाँ नाइस चैप्टर। हाँ सर, हाँ सच्ची नहीं, नहीं सच्ची नहीं बेटा, झूठ बोल रहा हूँ।
अरे आ जाओ कहीं पता चले बच्चे निकल लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं, सच में खत्म नहीं हो गया, अभी करना है, रिजर्व होगा। हाँ हाँ, जो बच्चे पढ़ कर आए सुन लो। हाँ, फर्स्ट एंट्री ड्यू की है ना बेटा। जैसे अगर आपको याद हो कि जब आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते थे, हाँ, वह भी हम क्या करते थे, अमाउंट ड्यू करते थे, इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू करते थे। तो पहली एंट्री हमेशा ड्यू की होगी कि भाई इतना पैसा आपने देना है, हाँ इतना पैसा आपने देना है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। प्रायल ने बोला सर जो डेबिट होता है जैसे लॉस ऑन इशू, बेटा वो लॉस ऑन इशू तो आपके इशू के टाइम पे होता था, हाँ, और आपको आप उसी टाइम उसको राइट ऑफ करते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गलत बात। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो डेबिट होता था उसको तो हम उसी ईयर में खत्म कर देते थे, राइट ऑफ करते थे, बात ही खत्म हो जाती थी। ठीक है, आ जाओ सर, आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं चैप्टर बहुत बड़ा है। आ जाओ फटाफट से। सर ये हमारा पहला टॉपिक था, इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं बहुत ही प्यारे इसके नोट्स बनाकर आया हूँ। ये नोट्स मैं आपको दूंगा, या आप बना रहा हूँ जो मैं, आपको मजा आ जाएगा, सारे एमसीक्यू आपके हो जाएंगे पक्का। सर सेकंड टॉपिक हमारा आता है टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। छोटे छोटे एमसीक्यूज इस चैप्टर से बन सकते हैं। पिछली बार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर को नहीं दिया गया। आई थिंक पिछली बार शायद एक आधा क्वेश्चन कहीं आया तो आया हो, नहीं तो नहीं आया था। टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कब रिडीम करना है, मुझे डिबेंचर्स को कब रिडीम करना है। सर अभी तो आपने बताया, जो उसकी मैच्योरिटी डेट होती है, जिस टाइम मैं डिबेंचर को क्या करता हूं, जिस टाइम मैं डिबेंचर को इशू करता हूं, हाँ उसी टाइम मुझे पता होता है, हाँ उसी टाइम पता होता है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि चलो मान लेते हैं कि आपने डिबेंचर जो है ना वो 1 अप्रैल 2020 में इशू करें। ठीक है सर, कितने के? 10% डिबेंचर्स, ओके, मान लेते हैं 1 लाख रुपए के। हाँ सर, इसकी रीपेमेंट डेट क्या है, मतलब मैच्योरिटी डेट, इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है सर? मतलब आपको ये पैसे कब वापस करने हैं? मान लो सर 31 मार्च 2024 में करने हैं। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, तो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताओ क्या कंपनी मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर सकती है? सर क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ 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 क्या कंपनी मैच्योरिटी डेट से पहले रीपे कर सकती है क्या? आपको क्या लगता है? हाँ जी पब्लिक अरे बोलो बच्चों फटाफट से, आपको क्या लगता है बेटा, क्या वो पहले कर सकती है? द आंसर इज यस, वो बिल्कुल कर सकती है। सर कर सकती है, हाँ जी बेटा बिल्कुल कर सकती है। कैसे करेगी वो बात की बात है, लेकिन कर सकती है हाँ। लेकिन सर सिर्फ तभी कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। ओ सर बिल्कुल कर सकती है, हाँ सर हाँ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कब? जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि हाँ कंपनी पहले रीपे कर सकती है। सर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा तो नहीं कर सकती। ठीक है, ये हम लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जनरली सर वैसे तो मैच्योरिटी डेट पे ही होता है, लेकिन कंपनी चाहे तो पहले कर सकती है। ये सर जनरली डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी डेट, रिडीम्ड ऑन, जो नोट्स हम बना रहे हैं ना बेटा, बस इतने ही नोट्स आपको पढ़ने हैं, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑन मैच्योरिटी डेट, बट सर बट अ कंपनी, यहां लिखो बट अ कंपनी में रिडीम, अ कंपनी में रिडीम इट्स डिबेंचर्स। सारे बच्चे मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है? हाँ, कहीं आलस के मारे बस बैठ के सुन रहे हो, खुद के नोट्स बनाओगे तो याद रहेगा। ठीक है, अ कंपनी में रिडीम इट्स डिबेंचर्स बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट, बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट चीज दूसरे कलर से लिखूंगा मैं, ठीक है? मैच्योरिटी डेट, हाँ, इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर सच, इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स फॉर सच। बस ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में है, मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ सर, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ मैं, ठीक है? प्रोवाइड्स फॉर सच, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा सर कि उसकी एंट्री क्या होती है? यस सर, यस बिल्कुल, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होती है, ओके। उसके बाद ये आता है कि सर कब करना है, तो हमने देख लिया टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, बिल्कुल सही। अब किसी बच्चे ने बोला सर डिसॉल्व हो गई मैच्योरिटी से पहले, हाँ तो बेटा जब डिसॉल्व होती है तब उसी टाइम करने होते हैं, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं होता, वो तो उस टाइम करने ही होते, ठीक है? हाँ जी, अब मेरी बात सुनो सर, किसी बच्चे ने, हर्ष ने पूछा है कि अगर पहले करना है तो उसका फायदा क्या है? बेटा अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, हाँ
ठीक है, कि मैं आपके पैसे वापस लौटा सकता हूं, तो मैं लौटा दूंगा ना, मैं बेकार में इंटरेस्ट क्यों पे करता रहूंगा। अगर मैंने मान लो, अगर मेरे पास 2022 में मान लेते हैं बहुत पैसा आ गया, तो मैं क्यों पैसा वेस्ट कर रहा हूं, आपको वापस कर दूंगा। नहीं तो मुझे 2022, 23, 24 का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्यों देना इंटरेस्ट। बात समझ रहे हो, इंटरेस्ट सेव करने के लिए वो क्या कर देगी सर, रीपे कर देगी। ठीक है सर, अभी हमने क्या देखा, टाइम। अब आते हैं बेटा, अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि एंट्री क्या होती है, हाँ जी सर एंट्री क्या होती है, उसके बाद कब करना होता है वापस, हाँ सर कहां से करना होता है, पैसा कहां से आता है कंपनी के पास, ये टॉपिक है सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब भाई डिबेंचर्स की रीपेमेंट आपको करनी है, हाँ जी बिल्कुल करनी है सर, बिल्कुल करनी है। तो डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए कंपनी पैसे कैसे इकट्ठे करती है, हाँ या ना सर, कंपनी पैसे कैसे इकट्ठे करती है वो हमको देखना होता है, बिल्कुल देखना होता है। ठीक है, इसकी रीपे की मैक्सिमम डेट होती है क्या, कोई पीयूष नहीं बेटा नहीं। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं, देखो ये जो चैप्टर है ना, ये आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, फाउंडेशन में भी नहीं है, नहीं। ये चैप्टर इतना ज्यादा डीप में जा सकता है, राइट, कि कहां पे आता है बेटा, इंटरमीडिएट लेवल पे आता है, ये फाउंडेशन में भी नहीं आता। तो इसीलिए ट्वेल्थ के सिलेबस से इसको काट दिया गया था, ट्वेल्थ में आपने नहीं पढ़ा, अब सीयूईटी ने डाल दिया है, लेकिन जितना उन्होंने डाला है हमें बस उतने पे ही फोकस करना है। मैं ज्यादा डीप में जा भी नहीं सकता हूं और मैं जाऊंगा भी नहीं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना भी अगर आप पढ़ोगे तो गारंटी है मेरी कि आप सारे एमसीक्यूज कर लोगे। ठीक है सर, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यस, पैसा कहां से आता है, तो जो सोर्सेज हैं वो पहला सोर्स क्या है सर, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है, अरे बहुत सिंपल सा मतलब है रे, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, सिंपल सी बात समझते हैं। मान लो आज, अरे मैं आज की बात करता हूं, आज की बात करता हूं बेटा, आज 2023 चल रहा है, हाँ, और मैंने ठान लिया क्या सर, कि मैं जो है ना 2025 में शादी करूंगा राइट, मैंने ठान लिया। हाँ, अब बेटा आपको पता है शादी में बहुत पैसा लगता है और मेरे को करनी है डेस्टिनेशन ये सब हाइपोथेटिकल बातें पहले बता रहा हूं मैं, सब ये सब हाइपोथेटिकल है। हाँ ठीक है, सिंपल सा एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं, कि मुझे 2025 में शादी करनी है और मुझे क्या करना है सर, अब मुझे पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, अब बेटा मान लो 2025 मैंने डेट भी डिसाइड कर ली, सब कुछ हो गया कि 2025 दिसंबर में शादी है मेरी। अच्छा, अब उस टाइम अगर मेरे पास पैसा ना हुआ तो क्या ऐसा हो सकता है बेटा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं तो वैसे भी क्या कर रहा हूं, एक हमारा बिजनेस चल रहा है, अकेला ये सोल प्रोप्राइटर हूं मैं, भाई सोल प्रोप्राइटर का कुछ भरोसा नहीं होता, कल को पैसा आए ना आए कुछ भी हो सकता है। हाँ सर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, अरे मैंने क्या किया, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या किया, चलो आज मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा जो आ रहा है ना, जो मेरे पास आज पैसा आ रहा है, क्यों ना मैं उस पैसों में से कुछ पैसा अपने पिगी बैंक में डाल दूं। सर ये पिगी बैंक क्यों बना रहा हूं मैं, ये तो मटका है अरे जो भी है सर, ये पिगी बैंक ऐसा ऐसा ऐसा, ये मैंने क्या किया, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा क्या कर रहा हूं, ये लॉकर है इसका, ठीक है, अरे ड्राइंग इतनी खराब क्यों है मेरी, हाँ सर ये लॉकर है, ये मेरा पिगी बैंक है, तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना चालू कर दिया। सही बात है सर, क्या ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए कि यार अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपकी बात करता हूं, आपने सोचा हो कि यार मुझे 2 साल बाद आईफोन लेना है, तो बेटा 2 साल बाद आपके पास पैसे हो या ना हो, अभी पैसा है तो सेव करना चालू कर दो। यही तो होता है। अगर मुझे मान लो गाड़ी लेनी है, और ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है सर, अगर मुझे गाड़ी लेनी थी तो मैंने क्या किया था बेटा, मैंने पिछले साल से ही मैंने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालना चालू कर दिया था, कि ये म्यूचुअल फंड, जैसे मेरे मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ गाड़ी के लिए, तो कुछ कुछ पैसा मैंने उसमें डालना चालू कर दिया। हाँ, इस ईयर में गाड़ी आ जानी चाहिए क्योंकि पैसा हो चुका है इकट्ठा, बिल्कुल हो चुका है, जितना चाहिए था एंड में ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कि अगर मान लो मुझे इस ईयर के एंड में गाड़ी लेनी है, हाँ, तो गाड़ी लेने के लिए इस ईयर के एंड में पैसे होंगे या नहीं होंगे, तो भाई अभी अगर आपके पास है तो डालते जाओ, बिल्कुल डालते जाओ, और ये बेस्ट होता है ना सर, ये बेस्ट होता है। हाँ सर, हाँ ये बेस्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहे हम बारात में आएंगे डांस करने, हाँ मैं तभी एग्जाम्पल नहीं लेता बेटा, यही प्रॉब्लम होती है, ये बच्चे बह जाते हैं भावनाओं में। वापस आ जाओ, अरे वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया सर, कुछ कुछ पैसा सेव करना चालू कर दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही कंपनी भी करती है सर। कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स होते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी उन प्रॉफिट्स का क्या करती है सर, कंपनी उन प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। कंपनी का बेटा क्या होता है, कंपनी का तो यही होता है ना। हाँ सर, हाँ बिल्कुल यही होता है सर, बिल्कुल यही होता है कि जो भी कंपनी के पास क्या होते हैं बेटा, जो भी कंपनी के पास पैसा होता है, प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट क्या करते हैं सर, वो प्रॉफिट हम बांट देते हैं, बिल्कुल बांट देते हैं। किसमें सर, हम बांट देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। हाँ, तो भाई कंपनी ने बोला कि डिविडेंड तो चलो बाद में बांटेंगे, पहले पैसा सेव कर लेते हैं। सारा पैसा डिविडेंड में बांट दिया तो बचेगा क्या, हाँ सही बात है, तो सेव कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, और स्पेशली रिक्वेस्ट है कुछ बच्चों से, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, कि सर डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्जन का भी बता दो थोड़ा सा। तो बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको छोड़ दूं, अगर अभी एक टॉपिक चल रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, उसको छोड़ देते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि आपके मन में वो डाउट आया है, आपने पहले कहीं पढ़ रखा है, तो चुपचाप जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं ना, चुपचाप आराम से बैठ के सुनते जाओ। खुश रहोगे, हाँ मैं भी खुश रहूंगा, आप भी खुश रहोगे, तो शांति से सुनते रहो, बीच में उंगली नहीं करनी है कि ये करा दो वो करा दो, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हाँ लास्ट बार बोल रहा हूं, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो गया, इसके बाद आता है सर आउट ऑफ कैपिटल। क्या आता है, आउट ऑफ कैपिटल। अब बेटा ये क्या होता है, अरे आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है सर, आज की डेट में, हाँ सर हाँ, अगर आज की डेट में हम बात करते हैं तो बेटा यही सिचुएशन है, मोस्टली घरों की यही सिचुएशन है। हाँ सर क्या सिचुएशन है, कि मान लो कोई बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है, मुझे पता है कि 2 साल बाद मान लो शादी होने वाली है, 2 साल बाद मैं घर लेने वाला हूं, सर गाड़ी लेनी है, कुछ भी है सर, एजुकेशन है, मान लो जैसे आपने फॉरेन में कोई कोर्स वगैरह करना है, तो आपके पेरेंट्स को पता है कि भाई 1 साल बाद जो है या 3 साल बाद मान लो आपको मास्टर्स बाहर से करना है। कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे कि भाई ग्रेजुएशन हम इंडिया से कर लेते हैं, फिर एमबीए करने हम कहाँ जाएंगे, अब्रोड जाएंगे, कहीं भी बाहर जाएंगे, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो भाई पेरेंट्स को अभी से पता है कि 3 साल बाद एक मोटा खर्चा आने वाला है। तो भाई मान लो अगर पेरेंट्स ने या किसी ने भी इन जनरल अभी से पैसा इकट्ठा करना चालू नहीं किया, जो कि जनरली बहुत ही कम लोग करते हैं, सर अभी से अगर पैसा इकट्ठा करना चालू नहीं किया, हाँ सर चालू नहीं किया, तो क्या होगा सर, क्या होगा, फिर 3 साल बाद एक साथ जब पैसा लगाना होगा तो क्या सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ फिर क्या करती है फैमिली, सर मिडिल क्लास फैमिली को फिर लोन लेना होता है, फिर क्या लेंगी, वो लोन लेंगी, हाँ बिल्कुल लोन लेना पड़ेगा। ऐसे ही कंपनी के साथ भी है, अगर कोई बहुत ही बेपरवाह कंपनी है ना सर, मतलब उन्होंने कोई प्लान नहीं करी, अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज नहीं ली, हाँ जी बिल्कुल नहीं ली, ठीक है, उन्होंने कोई पैसा सेव नहीं किया, अब मान लो सर अब डिबेंचर्स को रीपे करने का टाइम आ गया, 5 साल बीत गए, डिबेंचर इशू किया, इशू करने से पैसा आया, मस्त बिजनेस किया, कोई परवाह नहीं है कि 5 साल बाद पैसे वापस करने हैं, कुछ भी करना है, 5 साल बीत गए, कोई पैसा जमा नहीं किया, मतलब सर कुछ सेविंग्स नहीं करी। ये सेविंग्स क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग, सर रिटेन्ड अर्निंग अलग चीज होती है, लेकिन ये जो सेविंग है इसको मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होगा, जब 5 साल बाद आपने कुछ पैसा सेव नहीं किया होगा, फिर कंपनी को क्या करना होता है भाई, फिर कंपनी क्या करती है, या तो शेयर्स इशू करती है, क्या बात कर रहे हो, और क्या क्या करेगी कंपनी, पैसा कहां से लाएगी, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को पैसे लौटाने के लिए शेयर्स इशू कर देगी। ओ लो भाई, शेयर इशू करना कोई बहुत अच्छी बात है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती है, ये मैंने समझाया था शेयर्स चैप्टर में, यस और नो सर, डाइल्यूट होती है, हाँ सर हाँ डाइल्यूट होती है, आपके खुद की ओनरशिप कम हो रही है, अपने शेयर्स, सर अपनी ओनरशिप आप पब्लिक को दे रहे हो, हाँ तो अब क्या बोला सर, आउट ऑफ कैपिटल मतलब शेयर्स इशू कर रही है, क्या करने के लिए सर, क्या करने के लिए, डिबेंचर रीपे करने के लिए। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, नहीं ये सिचुएशन अच्छी बिल्कुल भी नहीं है सर। एक होता है इन दोनों का मिक्स, हाँ, कि कुछ पैसा आपने सेव किया था, हाँ, और कुछ पैसा आपने कैपिटल से रेज किया, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। ओ सर अगर आपसे पूछा जाए, अरे बच्चों मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा जाए बेटा, पूछा जाए मुझे बताओ सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, सर ऐसा एमसीक्यू आया हुआ है कि भाई सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, आउट ऑफ कैपिटल होता है, या आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल होता है, क्या लगता है आपको, इन तीनों में से बेस्ट क्या है बेटा, बेस्ट तो यही है। क्यों सर, क्योंकि आपने अपना ही पैसा सेव किया है ना, आपको कहीं से, जो बच्चे आउट ऑफ कैपिटल बोल रहे हैं उनकी तो पिटाई होनी चाहिए जोर से, हाँ, तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि फैमिलीज को लोन लेना चाहिए, कर्जे में डूबती जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सबसे बेस्ट क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट, कि भाई आप पहले से ही क्या करते रहो, पहले से ही सेव करते रहो, बिल्कुल सही। चलो ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा कि कब आपको रिडीम करना होता है, टाइम ऑफ रिडम्पशन, है ना, कैसे करना है, सोर्सेस मतलब पैसा कहां से आएगा, हाँ सर अब सुनो मेरी बात, कब करना है और कहां से करना है। अब बारी है
कि कैसे करना है सर, मतलब अभी अभी समझा रहा हूं, मतलब सब कुछ कवर करूंगा बेटा, टेंशन मत लो, नया चैप्टर है, सब कुछ कवर करूंगा। अंशु ने बोला थर्ड क्यों नहीं, बेटा देखो जहां पे कैपिटल आ जाएगा इसका मतलब वहां पे आपने प्लानिंग नहीं करी है। कैपिटल का क्या होता है बेटा, अब कैपिटल का मतलब है आप बाहर से पैसा ले रहे हो, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही रहा है ना, बेशक वो शेयर से हो सकता है बैंक से लोन हो, या फिर आपने डिबेंचर इशू कर दियो, कुछ भी हो, आपके पास खुद का पैसा नहीं है। मुझे बताओ खुद का पैसा अच्छा या फिर बाहर वालों का पैसा अच्छा? सर खुद का ही अच्छा है ना, जो आपने बिजनेस से कमाया था वो बेस्ट है। कैपिटल इशू करना मतलब सर ओनरशिप कम करना, फिर उनको और डिविडेंड देना, तो सर आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ता ही है। अब बात समझ रहे हो? तो भाई खुद से ही सेव करके रखो, वो बेस्ट होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट आपका क्या आता है, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि कैसे करना है पैसा वापस। सर कैसे का मतलब क्या होता है, पैसे दो खत्म बात रुक जा। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाँ क्या मतलब है कि आप डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन है, डिबेंचर्स का जो रिपेमेंट है वो 4 तरीके से कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, पहला तरीका क्या होता है, अगर पहले तरीके की बात करें तो उसको बोलते हैं इन लमसम ऑन मैच्योरिटी। इन लमसम, हाँ इन लमसम ऑन मैच्योरिटी। सर मतलब वही कि भाई जो आपकी मैच्योरिटी डेट थी, जैसे मैंने यहां पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था ना, ये रहा, हाँ कि आपने क्या किया, 1 लाख रुपए आपने इशू किया, हाँ और मान लो पार पे ही है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, 31 मार्च 2024 को ही सारा पैसा वापस कर रहे हो। सर यही तो करना होता है? नहीं, रुक जाओ बेटा, शांति रखो। ये आपका पहला तरीका, सबसे सिंपल तरीका, कि आज पैसा लिया है, 5 साल के लिए लिया है, 5 साल बाद पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे। सर लेकिन एक और तरीका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन इंस्टॉलमेंट्स। ओ ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, आपके और डिबेंचर होल्डर के बीच की बात है, आपके और डिबेंचर होल्डर में जो एग्रीमेंट हुआ है वो मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। इन इंस्टॉलमेंट्स, यस सर यस। और इसी को बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स भी। कुछ बच्चों ने अगर पढ़ रखा हो तो बोलेंगे सर वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स क्या होता है। शांति रखो बेटा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यस सर ड्रॉ ऑफ लॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो आज आपने पैसा लिया, बिल्कुल लिया, पैसा वापस कब करना है, 5 साल बाद करना है, हाँ 1 लाख रुपए, लेकिन आप 5 साल बाद इकट्ठा नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 2 साल बाद कुछ पैसा लौटा रहे हो, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं मैच्योरिटी डेट से पहले कर सकता हूं, हाँ जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल देता है मुझे। ठीक है सर, 2 साल बाद कुछ पैसा लौटा दिया, ठीक है, कुछ डिबेंचर होल्डर्स को, एक उसके बाद 3 साल बाद कुछ लौटा दिया, फिर 4 साल बाद, फिर 5 साल बाद। सर इससे क्या होता है, इससे एक साथ मेरे ऊपर सर बर्डन नहीं आता कि यार एक साथ मुझे पैसा लौटाना है। हाँ सर हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पे ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब क्या है सर, कि अब मान लो आपके इतने सारे डिबेंचर होल्डर थे, हमने डिबेंचर चैप्टर पढ़ा है, शेयर्स की जैसे ही था कि आपने पब्लिक से पैसा लिया है, बिल्कुल लिया है, अब पब्लिक में तो बहुत सारे लोग हैं, तो भाई किसको दोगे, अपने चाचा को, मौसा को, किसको सर किसको दोगे वापस, तो ये लॉटरी सिस्टम होता है सर, लॉटरी सिस्टम होता है, हाँ जी बिल्कुल, कि भाई लॉटरी निकाली। अब देखो आप सोचोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, बेटा आप सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है वो अलग बात है, लेकिन ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब होता है लॉटरी सिस्टम, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स की मैंने आपको समझाया था, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल कुछ करते हो तो शेयर्स में क्या होता है बेटा, शेयर्स में होता है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, पता है आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किसको शेयर्स मिलते हैं किसको नहीं मिलते, सर ये रैंडम बेसिस पे होता है ना। आपने कई बार सुना होगा कि यार मुझे तो शेयर्स कंपनी के मिलते ही नहीं है, जैसे आप किसी भी अच्छी कंपनी में पैसा डालते हो, राइट, अब बहुत सारे लोग डालते हैं, हाँ लेकिन कंपनी तो लिमिटेड शेयर इशू करती है, बिल्कुल सही, तो किसको शेयर देना है किसको नहीं देना वो बहुत रैंडम बेसिस पे होता है, उसमें कोई साइंस नहीं है, नहीं। ऐसे ही यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स का होता है कि रैंडम बेसिस पे आपको जिसको पैसे वापस करना होता है आप पैसे वापस कर देते हो, हाँ जी बिल्कुल, इसको बोलते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स, यस सर यस। उसके बाद बाकी दो कौन से हैं सर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है परचेज इन ओपन मार्केट। क्या है सर, परचेज इन ओपन मार्केट, इसका मतलब क्या है भाई, ये तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान ही ये है, सबसे आसान, हाँ जी बेटा सबसे आसान ही ये है। देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको पता है ना कि अगर आपको आज रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे तो क्या आप खरीद सकते हो, हाँ क्यों, क्योंकि सर अवेलेबल है ना स्टॉक एक्सचेंज पे, बिल्कुल सही, राइट, जो भी कंपनी चाहे वो खरीद सकती है। हाँ कंपनी, सर जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक से खरीदती है तो उसको हमने क्या पढ़ा था, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अगर आपने शेयर्स की थियोरी वाली वीडियो देखी है, सर कंपनी जब क्या करती है अपने शेयर्स पब्लिक से वापस ले लेती है, यस सर, उसको हमने क्या बोला था, बाय बैक ऑफ शेयर्स, बिल्कुल सही।
यस और नो, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे मैं किसी से भी रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद सकता हूं, हाँ, ऐसे ही कंपनी भी किसी से अपना शेयर खरीद सकती है। हाँ, इतना डिटेल में नहीं जाने का है, बिल्कुल भी नहीं जाने का है, ठीक है, ये तो इनफैक्ट सिलेबस में भी नहीं है। अच्छा सुनो ध्यान से, इसके बाद क्या है सर, इसके बाद जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही डिबेंचर भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कोई भी खरीद सकता है, किसी को भी बेच सकता है। हाँ जी बिल्कुल बेच सकता है। जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है सर, वैसे ही डिबेंचर्स भी अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल। तो अगर कंपनी को सर क्या करना है, कंपनी को अपने डिबेंचर्स के पैसे वापस देने हैं, हाँ, तो कंपनी क्या कर देती है सर, खरीद लेगी ओपन मार्केट से, सिंपल। सर जब उसका मन चाहे, हाँ, जब उसका मन चाहे कंपनी अपने ही डिबेंचर खरीद लेगी। हाँ बिल्कुल सही, आपने डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर होल्डर को पैसा मिल गया, डिबेंचर खत्म। ओ ये सबसे मस्त होता है, हाँ ये सबसे मस्त होता है भाई, कि कोई झंझट ही नहीं है, कंपनी के पास जब पैसा हुआ तब उसने खरीद लिया। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। परचेज इन ओपन मार्केट, यस सर यस। देखो यहां पे क्या था, यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आप वेट कर रहे हो, सर मैच्योरिटी होगी तो पैसा वापस देंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस देंगे। ओपन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। ओपन मार्केट में सिंपली क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा आज है, ठीक है सर, पैसे दिए, अपने डिबेंचर वापस लिए, डिबेंचर कैंसिल, राइट। इसकी अकाउंटिंग ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी अकाउंटिंग बहुत बड़ी है। सच बताऊं तो सर इसकी अकाउंटिंग बहुत बड़ी है, सीए इंटरमीडिएट में है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। मीनिंग समझ आना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। इनफैक्ट सर, इनफैक्ट अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में बेसिकली आपका मैच्योरिटी और इंस्टॉलमेंट्स के बारे में ही ज्यादा गिवन है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ओपन मार्केट बता दूंगा क्योंकि बहुत ही छोटा सा है, उसकी अकाउंटिंग भी समझा दूंगा। और सर लास्ट आता है जिसका भी कोई बच्चा वेट कर रहा था, क्या, कन्वर्जन इन शेयर्स और डिबेंचर्स। सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब क्या हुआ, क्या आपको ये नहीं पता, अरे सुनो ना सर, क्या आपको ऐसा नहीं पता क्या कि कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। हाँ सर पता है, होते हैं ना कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या थे कन्वर्टेबल डिबेंचर, कि भाई डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास रिलायंस कंपनी के डिबेंचर है, मान लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के डिबेंचर है, मेरे पास डिबेंचर है, हाँ ठीक है। अब मेरे कौन से डिबेंचर है सर, कन्वर्टेबल डिबेंचर है। कौन से, कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर ये डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मान लो मैं ये डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट करा दूं, तो क्या वो डिबेंचर खत्म हो गया। हाँ, क्या कंपनी को मुझे कोई भी पैसा वापस कर, पैसे देने पड़े, नहीं, पैसे तो देने ही नहीं पड़े। मेरे पास जो डिबेंचर्स थे अब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, मैं पहले डिबेंचर होल्डर था अब शेयर होल्डर हूं। सर कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया है लेकिन डिबेंचर आपके खत्म हो गए, ये तो बहुत ही बढ़िया है। सर डिबेंचर खत्म हो गए तो इसलिए क्या बोला गया, ये भी क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ही है, कि डिबेंचर का तो रीपेमेंट हो गया ना, अब वो शेयर होल्डर बन गया। यस, डिबेंचर खत्म हो गया, यस। तो ये 4 तरीके होते हैं सर जिनसे आपका रिडम्पशन हो सकता है। इन 4 तरीकों से हो सकता है। पहला, मैच्योरिटी पे पैसा दिया, बात खत्म, इंस्टॉलमेंट्स में दिया, ठीक है, ओपन मार्केट से जब चाहो खरीद लो और शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। हाँ जी सर, अगर इतने टाइम तक वेट करने से बाद भी हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला तो व्हाट इज द बेनिफिट। प्रथम बेटा जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर के अगेंस्ट में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, आप एफडी में पैसा क्यों डालते हो, आपने 1 लाख रुपए डाला है, मिलेगा तो 1 लाख ही वापस, लेकिन आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो अगर मैं किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओपन मार्केट में ओए में मेंशन होगा तभी होगा, आयुषी ऐसा कुछ नहीं है, ओपन मार्केट में हो सकता है। हाँ मतलब एओए में ये तो मेंशन होगा ही कि टाइम से पहले, सर टाइम से पहले हम रिडीम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है कंपनी को, वंशिका, जब मैं डिस्कस करवाऊंगा तब। अच्छा देखो, अगर कोई बच्चे यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड के हैं, जो मुझे लग रहा है कि हैं कुछ बच्चे जिन्होंने पहले रिडम्पशन पढ़ा हुआ है, बेटा अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा शांत करने का, क्योंकि यहाँ पे बेचारे हमारे सीबीएसई वाले बच्चे भी तो है ना जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको तो पढ़ने दो। हाँ पीयूष, ओपन मार्केट का मतलब बेटा वैसे तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही है ना, ऑनलाइन ही है सब कुछ, ऑफलाइन थोड़ी हो रहा है कुछ। 3 साल बाद रिडीम हो गए तो डिबेंचर होल्डर को 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। करण क्या है बेटा, तो मुझे खुद बता, ये तो ऑब्वियस नहीं है करण ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर 5 साल का डिबेंचर था, हाँ, और 3 साल में क्या हो गया सर, 3 साल में वो रिडीम हो रहा है, तो भाई मुझे तो 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अगर 5 साल का ही मिलना होता तो कंपनी पैसे वापस क्यों करती, फिर तो कंपनी 5 साल बाद ही पैसे वापस करती, ये तो है ही। एवरीबडी इज दैट क्लियर, एवरीबडी 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 एवरीबडी। यहां तक मैंने आपको क्या समझाया बेटा, अभी
मेन टॉपिक आना अभी बाकी है सर मेन टॉपिक आना बाकी है, हाँ मेन टॉपिक अभी आना बाकी है। तनिष हाँ बेटा, ओपन मार्केट का मतलब एक तरीके से बायबैक ही है, वो शेयर्स का था, यहाँ पे डिवेंचर्स का, राइट सिंपल सा डिवेंचर्स का है। हाँ सर हाँ, अब मेरी बात सुनो बेटा, ये इसमें से हाँ ना तो ओपन मार्केट आपके सिलेबस में डिटेल में है और ना ही कन्वर्जन ऑफ शेयर्स आपके सिलेबस में डिटेल में है। एनसीईआरटी खोल के देखना चाहो तो देख लो, बहुत ही छोटा सा पोर्शन दिया है, जितना दिया है उतना मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ओपन मार्केट एक बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि भाई कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, मान लो पब्लिक के पास डिवेंचर है, अच्छा ठीक है, तो सर अब पब्लिक आपस में ट्रेड कर सकती है, मतलब सर मैं अपना डिवेंचर किसी को बेच सकता हूं, किसी को भी बेच सकता हूं, यस। तो कंपनी अगर खुद खरीद ले तो उसको क्या बोलते हैं सर, बाय बैक, परचेज इन ओपन मार्केट, सिंपल सी बात है। हाँ सर इन्वेस्टर को, करण बेटा आप बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कह रहे इन्वेस्टर को लॉस होगा। बेटा इन्वेस्टर को क्यों लॉस होगा, इन्वेस्टर को पैसा वापस मिल गया, वो पैसा जहां चाहे दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है ना, हाँ कर सकता है। सर अगर मेरे को 3 साल में मिल गया पैसा वापस, ठीक है, अगर पैसा वापस मिल रहा है, अब वो पैसे मेरे पास आ गए तो मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरीबडी इज द क्लियर, हाँ जी बिल्कुल। सर अब हम शुरू करने वाले हैं, क्या सर, जो सर वन ऑफ द मेन टॉपिक है, हाँ जी बिल्कुल, पानी पी लें 1 मिनट के लिए फिर हम शुरू करते हैं। डाउट तो नहीं है किसी का? रिया ऐसा होता नहीं है कि डिवेंचर होल्डर सेल, हाँ देखो अगर डिवेंचर होल्डर बेचना नहीं चाहता तो कंपनी खरीद नहीं सकती है ये तो होता ही है, मैंने तभी कहा था कि ये चैप्टर डीप में जा सकता है लेकिन नहीं जाना बेटा अनफॉर्चुनेटली। अब रिया ने पूछा है सर अगर डिवेंचर होल्डर को सेल नहीं करना, बेटा अगर उसको सेल नहीं करना है, उसको मैच्योरिटी तक रखना है तो वो रख सकता है, कोई फोर्स नहीं करेगा उसको, ये कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में एग्रीमेंट होता है, राइट। अगर डिबेंचर होल्डर बेचने के लिए रेडी नहीं है तो कंपनी नहीं खरीद सकती है। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, अब मोस्ट अवेटेड टॉपिक अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है, हाँ सर, वो है आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ओए होए 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 होए, मेजॉरिटी क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और इसमें इतनी कंफ्यूजन होती है क्यों, अभी आपको पता चलेगा क्यों, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यस सर यस। अब इसका मतलब क्या होता है, अरे इसका मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो ध्यान से। प्रथम बेटा हम यहाँ पे ना अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंस नहीं पढ़ रहे, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उसका इंटरेस्ट कम होता है या उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास भी अगले 20 दिन में एग्जाम है ना, एग्जाम दे लो उसके बाद खूब डिस्कशन करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको जो पूछना आप पूछ सकते हो, लेकिन एक बार सिलेबस खत्म कर लें प्लीज। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यस सर यस, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं सर, प्यार से बोलते हैं DRR। क्या बोलते हैं, DRR। अभी क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। जो आपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेव किया था, हाँ जो ये सेविंग आपने करी है, इसी को बोलते हैं DRR। ओ पहले ही पढ़ लिया, और क्या पहले ही पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं आपको, आ जाओ फटाफट से। सर इसमें है कुछ भी नहीं, नहीं है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है, ट्रस्ट मी बहुत आसान है, ठीक है। क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब है अगर आप सर अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो क्या आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देखो आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो DRR तो बनेगा ही नहीं। सर अगर आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हो, हाँ तो ही बनेगा, यस सर। आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट करो तभी बनाना है, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल में तो आप पैसे जोड़ ही नहीं रहे आप तो बस क्या कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, हाँ जी सर। आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में बनता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी का जो सरप्लस अमाउंट होता है, क्या होता है सरप्लस। अब सब बच्चों को ये पता है सरप्लस का मतलब क्या होता है सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सरप्लस का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना, जो कंपनी ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। पार्टनरशिप पढ़कर आए हो ना आप, हाँ जी बिल्कुल, इसको सरप्लस बोलते हैं, हाँ इसको सरप्लस बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जो अभी तक आपने अपने शेयर होल्डर्स में बांटा नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना होता है, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज आपको अलग से निकाल के रख देने होते हैं, किसमें सर, DRR में। किसमें, DRR में, जिसको हमने क्या बोला, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सर ऐसा क्यों, क्या पर्पस है इसका, लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो समझ लेना, ठीक है। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है, दिस इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर व्हाट, दिस इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड।
ये जो प्रॉफिट है आपका, दिस इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। हाँ, तो कंपनी जब भी चाहे डिविडेंड दे सकती है इसमें से, हाँ दे सकती है, कि ये जो प्रॉफिट कमाया गया है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या इन जनरल जो प्रॉफिट्स है, अगर आपको सरप्लस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में दिक्कत हो रही है, आप सिंपल बोल लो क्या प्रॉफिट्स, हाँ जी, जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है सर वो अवेलेबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए, तो कंपनी जितना चाहे डिविडेंड बांट सकती है। यस सर यस। तो भाई रूल्स बने हुए हैं सर, रूल्स किसने बनाए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 ने। इस चैप्टर में रूल्स ही रूल्स है बेटा, लॉजिक थोड़ा कम है और रूल्स ज्यादा है, सेबी ने। अच्छा ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी, यस, इन्होंने मिलकर रूल्स बनाए हैं, किसके लिए? रिडम्पशन के लिए। इन्होंने बोला सुनो यार भाई, अगर तुम डिबेंचर का पैसा वापस नहीं दे पाए फिर डिफॉल्ट नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल नहीं होने देंगे, है ना, बेकार में तुमको अपने एसेट बेचने पड़ेंगे। ये सुनो, नहीं ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा करो अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज क्या करो सर, डीआरआर में डाल दो। अब वो कितना परसेंटेज है मैं भी आपको बताऊंगा, दुनिया भर की कंफ्यूजन है उसमें, क्लियर करेंगे। हाँ सर हाँ। अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, क्योंकि आपने डीआरआर में डाल दिया तो ये जो आपने रिजर्व क्रिएट किया है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सर, आपका रिडम्पशन के लिए ही यूज होगा। ये सुनो हाँ। अब यहां पे ना मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे नहीं समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, हाँ मुझे बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं सरप्लस में से डीआरआर में ट्रांसफर करना, तो क्या एक्चुअली में बैंक का पैसा डीआरआर में जा रहा होता है क्या? मैं आपसे बहुत ही लॉजिकल सी बात पूछ रहा हूं कि अगर आपको बोला जाता है कि आपने जनरल रिजर्व क्रिएट किया है, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया है, आपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्रिएट किया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने अपने बैंक से पैसे निकाले और किसी दूसरे अकाउंट में डाले हैं जिसका नाम है डीआरआर? ऐसा होता है क्या? मुझे बताओ सर, आपको ऐसा तो नहीं लगता? नहीं सर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, एक सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री है और कुछ भी नहीं। ओ सर पैसा, मुझे एक बात बताओ, आपका पैसा कहां होता है? आपका पैसा तो बैंक अकाउंट में पड़ा है। हाँ सर, आपका पैसा क्या होता है सर? पैसा तो बैंक अकाउंट में पड़ा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको समझ लो पहले, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। मान लो आपके पास जो सरप्लस है ना, यहां मैं लिख देता हूं, जो आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है वो 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का। मान लो आपके बैंक में भी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो आपके बैंक में भी 1 लाख रुपए है। अब आपको बोला गया कि भाई आपने सरप्लस में से 10% अमाउंट, सर कितना परसेंट अमाउंट? 10% अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया? डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो इससे होगा क्या? क्या बैंक में जो 1 लाख रुपए है वो कम हो जाएंगे? नहीं सर, सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री पास हो रही है। सर अकाउंटिंग एंट्री क्या पास हो रही है कि आप इसमें से 10,000 माइनस कर दोगे, हाँ, और एक सेपरेट रिजर्व बनाओगे डीआरआर, कितने का? 10,000 का। अब क्वेश्चन क्या आता है सर? क्वेश्चन ये आता है तो ये एंट्री पास क्यों करी सर? क्या फायदा हुआ? बैंक में तो 1 लाख ही पड़े हैं ना, हाँ वो थोड़ी कम ज्यादा हो रहे हैं बेटा। इससे फायदा ये हुआ कि अब आपके पास सरप्लस जो है, हाँ वो 90,000 का है। सर कितने का? 90 का। हाँ, तो इसका मतलब जब आप डिविडेंड पे करोगे तो आपके पास जो सरप्लस होगा वो 90,000 का होगा, ये आपको पता है। अच्छा हाँ, तो अब आप जब डिविडेंड पे करोगे, मान लो 90,000 का ही पे करोगे, हाँ, तो बैंक में से 90,000 ही जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है, तो आपका 10,000 रुपए बैंक में बच जाएगा ना? हाँ जी बच तो जाएगा, इसीलिए ये एंट्री पास होती है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे लगता है कई बार बच्चे इसको समझते नहीं है। उनको लगता है कि ये तो पैसे ट्रांसफर हो गए। नहीं, पैसे ट्रांसफर नहीं हो गए, पैसे वैसे कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री। और अकाउंटिंग एंट्री का पर्पस क्या था कि भाई डिविडेंड के लिए आपके पास सरप्लस कम हो जाए, है ना, ताकि आप डिविडेंड कम दे पाओ। और अगर डिविडेंड कम दोगे तो बैंक में पैसा पड़ा रहेगा। हाँ जी सर, बैंक में पैसा पड़ा रहेगा। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया कि जो आपका डीआरआर है, डीआरआर क्या है? रिजर्व सेट असाइड, रिजर्व सेट असाइड, हाँ जी, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, यस सर, ठीक है, विच आर out of the profits which are available, which are available for distribution of dividend, for distribution of dividend, yes sir yes। तो आपने उन प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट साइड कर दिया जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल थे। यस सर यस। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो सर, एक बहुत ही ज्यादा ना मतलब थियोरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, सुन लो।
मैंने यहां पे स्पेसिफिकली आपको क्या लिखाया, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। हाँ, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आपके चैप्टर्स पे है, आपके एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, यस सर यस बिल्कुल लिखा हुआ है। तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, हाँ जी ध्यान से सुनेंगे। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, एक तो आपको पता चल गया कि क्या सर, एक तो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, ये तो है ही है। हाँ सर, इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है आपका जनरल रिजर्व, क्या होता है जनरल रिजर्व, और एक आपका होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। शांति रखो, शांति रखो बेटा, शांति रखो। मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार एनसीईआरटी में है ही नहीं। इक्वलाइज एनसीईआरटी पूरी छान ली है मैंने इस चैप्टर की, मुझे ये कहीं नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा। जनरली जब मैं बोलता हूं सर, अगर जनरली हम बात करते हैं, ये सर बिल्कुल बात करते हैं कि जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, हाँ जी सर, ये भी क्या होते हैं, ये भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हो। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है, आपको जानने की इस टाइम पे कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1% नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, नहीं, मैं आपको बस जनरली बता रहा हूं, ठीक है। तो एक तो आपका मेन क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, आपके क्वेश्चंस में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ही आएगा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको कि जनरल रिजर्व क्या होता है सर, वो पैसा जो किसी स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, नहीं, तो जनरल रिजर्व से भी हम डिविडेंड दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, राइट। क्या ये आपके सिलेबस में है, बिल्कुल नहीं है, पहले बता देता हूं। एनसीईआरटी बेशक छान मारो, कहीं नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई, हाँ जी। तो तीन आपके ऐसे आइटम होते हैं जो होते हैं क्या, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो इन तीनों में से कुछ पैसा मैं निकाल कर क्या कर देता हूं, अपने डीआरआर में डालता हूं, और वो डीआरआर सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और कुछ नहीं, नहीं, और आप कुछ यूज नहीं कर सकते उसका, कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो। ये हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं डीआरआर कितना बनाना है, मेन बात तो वही है सर, मेन बात तो वही है, हाँ जी आ जाओ। ओए होए थक गए, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर क्या बोल रहा है वो, कितना बनाना है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब इतना तो मिनिमम बनाना है, कंपनी चाहे तो ज्यादा बना सकती है, हाँ बना सकती है सर, मिनिमम 10% ऑफ दी फेस वैल्यू, 10% ऑफ दी फेस वैल्यू, हाँ जी, ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ओए होए 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 होए, फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। शांति रखो बेटा, शांति, मैं समझा रहा हूं। हाँ, क्या है आपका मिनिमम 10% आपको बनाना है, बनाने को तो आप 100 बना लो सर। हमारे कंपनीज एक्ट ने, सेबी ने कितना बोला है कि 10% तो बनाना ही बनाना है। सर एग्जांपल दो ना बेटा, बिल्कुल दूंगा, समझाने के लिए आया हूं मैं। सुनो कि जो डिबेंचर, मान लो सर आपने डिबेंचर इशू कितने करे हैं, आपने इशू कितने करे हैं, मान लेते हैं सर हमने 10,000, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ना, शांति से सुन लो, डाउट बाद में लूंगा। 10,000 12% डिबेंचर्स, ठीक है, इशू करें आपने, ठीक है, एट द रेट 100 ईच, ठीक है, एट 10% प्रीमियम, ये आपका इशू का कंडीशन है, ठीक है, कि आपने 10% प्रीमियम पे करे, हाँ जी प्रीमियम पे करें। अब सवाल आता है कि मान लो आपने 5 साल बाद रिडीम करना है, अब डीआरआर कब बनाना है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन बात यह है कि यहां इस केस में आपको डीआरआर कितना बनाना है, तो बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुनो, आप इसका लॉजिक नहीं पूछ सकते हो बेटा, क्योंकि मैं दे ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, इतना डीप में पहले बोल रहा हूं, इसलिए मैंने क्या कहा था कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। सर क्या ये रूल है, हाँ, अब पहले ये 10% क्या था, 100%, 50% हुआ। अभी आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट पे 25 दिख जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर गूगल करो, पुरानी वीडियोस देखोगे आप, उनमें आपको 25 दिखेगा, 25, अब क्या हो गया 10। सर आपके लिए रेलेवेंट क्या है, एनसीईआरटी में क्या है 10, हाँ जी, और आज की डेट में क्या है 10। तो इस केस में आपको डीआरआर कितना बनाना है सर, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10,000 डिबेंचर है 100 रुपए के। सर क्या ये 10 लाख रुपए हो जाते हैं, मेरे हिसाब से तो हो जाते हैं। इसका 10% आपको बनाना है, इसका मतलब आपको डीआरआर 1 लाख रुपए बनाना है। इतना ही सिंपल है, इसके ना तो इसके ज्यादा भी आपको नहीं जाना है आगे और ना ही पीछे, मतलब इतना ही आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपए का डीआरआर बनेगा। हाँ जी सर 1 लाख का डीआरआर बनेगा, ये है मिनिमम 10%, इतना तो बनाना है। कंपनी चाहे तो जितना मर्जी बनाए, वो उसकी मर्जी है भाई, लेकिन रूल क्या है, रूल ये है कि 10% बनाना है। अच्छा ठीक है, अब बात आती है कब को बनाना है।
सर बनाना कब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इशू था, हाँ इसकी जो रिडम्पशन डेट है, इसकी जो क्या है रिडम्पशन डेट, मान लो यहां मैं लिख देता हूं, इसका रिडम्पशन कब है सर, इसका रिडम्पशन है 31 मार्च 2024 को, इसका ये रिडम्पशन है। हाँ सर हाँ बिल्कुल सही, इसका ये रिडम्पशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा कुछ बच्चे पूछेंगे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, बेटा जितने डिबेंचर आपने टोटल रिडीम करने हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब पूछ रहे हो आप, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अभी आपके पास कितने डिबेंचर है जो आपको रिडीम करने हैं। हाँ जी, जो आपको रिडीम करने हैं। तो अभी मेरे पास 10,000 डिबेंचर है। हाँ अगर पहले का भी कुछ होगा तो उसका भी बनाना पड़ेगा। हाँ आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल डिबेंचर जो आपको रिडीम करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है सर ये आपका रिडम्पशन है। हाँ अब जो मेरा थर्ड पॉइंट आता है वो क्या आता है कि कब बनाना होता है। तो ध्यान से सुन लो, DRR शुड बी क्रिएटेड। बेटा नोट्स प्रॉपरली बना लो, यही नोट्स पढ़ने हैं और MCQ आपके सारे बन जाएंगे। DRR शुड बी क्रिएटेड, हाँ जी, बाय 31 ऑफ मार्च, बिफोर 31 ऑफ मार्च या बाय 31 ऑफ मार्च, 31 ऑफ मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। इंग्लिश अगर मेरी समझ में ना आए तो मैं आपको समझा दूंगा हिंदी में, बेटा टेंशन मत लो, ठीक है। ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, हाँ जी, इन विच डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड। मुझे लग रहा है मैंने इंग्लिश तो सही बना दी इसकी, ठीक है। इन विच डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड। सर क्या मतलब है इसका, सुन लो ध्यान से सुन लो। हाँ जी सर हमारे इस एग्जाम्पल में डिबेंचर कब रिडीम होने थे, रिडीम होने थे 31 मार्च 2024 को। इससे पहले वाले साल के 31 मार्च तक आपको बनाना है। सिंपल, यस सर। जिस ईयर में आपको रिडीम करने हैं, जिस भी ईयर में रिडीम करने हैं, हाँ उस ईयर के पहले वाले साल के 31 मार्च तक DRR बनाना होता है। तो मतलब सर ऊपर वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग DRR मुझे 1 लाख रुपए का बनाना होगा। कब बनाना होगा सर, बाय या बिफोर 31 मार्च 2023। ओ 23, हाँ अगर सर ये रिडम्पशन डेट बेशक क्या होती, बेशक अब बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बेटा। अगर ये डेट 1 अप्रैल 2024 होती तो भी 31 मार्च 23 आता। सर अगर ये डेट 30 जून 2024 होती तो तब भी ये आता सेम 31 मार्च 2023। सिंपल सी बात क्या है, जिस ईयर में आप रिडीम कर रहे हो उस ईयर के पिछले साल का 31 मार्च, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी बिल्कुल सर, ये आपकी लेटेस्ट डेट है। कंपनी जब चाहे DRR बना सकती है। हाँ कंपनी जब चाहे DRR बना सकती है, इससे लेट नहीं करना। सर लेट करेंगे तो क्या होगा, आपके सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट देना होता है कंपनी को, वो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है, और कभी 12th में था भी नहीं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल राइट, यस सर यस बिल्कुल सही। 2022 कहां से आ गया, हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया बेटा, 2022 क्यों बोल रहे हैं बेटा, 2024 है ना। हाँ इसके पहले वाला साल क्या था, इसके पहले वाले साल के 31 मार्च में ना। यस सर यस। अच्छा वेट, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, ओ वेट, अरे वेट 2022 क्यों बोल रहे हैं रोहन। अरे सुनो बेटा, सुनो एग्जाम्पल दोबारा लो, मुझसे शायद से कुछ मिस्टेक हुई है। दोबारा देखो। अरे मैं हमने क्वेश्चन पूछा था। अरे सुन लो, एक चीज क्या ध्यान रखनी है, बस पहले ये आइडेंटिफाई करो। आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये आइडेंटिफाई करो सर कौन से साल में रिडम्पशन हो रहा है, 2023-24 में। हाँ जी सर कब हो रहा है, 2023-24 में। इसके पहले वाला साल क्या है, प्रीसीडिंग। सबसे आसान तरीका यही है। आई थिंक जो मैंने पहले एग्जांपल लिया उसमें कुछ गलती हो गई शायद। 2022-23 इसके पहले वाला साल क्या है सर, 2022-23। हाँ तो 31 मार्च 2023, एज सिंपल एज दैट। सर यही लेना है। हाँ जी बस, हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर मैं वही आपको बात बोल रहा था कि सर अगर ये 2023-24 में कभी भी रिडीम हो रहे हो, कभी भी, हाँ जी कभी भी रिडीम हो रहे हो सर। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता था 23 जून 2023, मैंने 2024 लिख दिया, 23 जून 2023। हाँ सर अभी भी कौन सा साल है, 23-24। अरे अगर अब मैं बोलूंगा 30 जून 2023, हाँ जी तो 30 जून 2023 कौन सा साल है बेटा, 23-24।
इसके पहले वाला साल कौन सा हो गया, 22-23, उसका एंड। हाँ, इससे ज्यादा सिंपल तो मैं क्या ही कर सकता हूं, ठीक है। जब से डिबेंचर इशू हुए तब से लेके 31 मार्च और प्रीसीडिंग ईयर। अरे यार तुम फिर बात समझ नहीं, इशू से मतलब नहीं है, नहीं नहीं, मतलब किससे है सर, रिडम्पशन से बेटा, मतलब किससे है, रिडम्पशन से। हाँ, जिस ईयर में रिडीम हो रहे हैं, सिंपल सी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर दोबारा नहीं करूंगा, जिस ईयर में आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो उसके पिछले साल का 31 मार्च, दैट्स इट। इससे तो और क्या बोलूं, सिंपल, यस सर यस, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई सर? सर डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी, नहीं प्रज्ञता बेटा, कहां कोलेटरल सिक्योरिटी में आ गए आप? कोलेटरल सिक्योरिटी तो डिबेंचर इशू ही नहीं होता है। क्या हम उसको डिबेंचर इशू मानते हैं? नहीं मानते ना। तो जब मैं डिबेंचर इशू ही नहीं मानता हूं, वो रिडम्पशन कहां से आएगा उसका? बिल्कुल भी नहीं। डेट और मंथ से अरे बिल्कुल मतलब नहीं है बेटा, बिल्कुल मतलब नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहां ले लेते हैं, यहां पे देखो, अगर आपका रिडेम्पशन कब हो रहा है, चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना, एवरीबडी आपसे पूछूंगा, बता देना बेटा, बता देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। वाह क्या बात बोली है सर। अगर आपका रिडेम्पशन हो रहा है कब सर? 30 सितंबर 2022 में। सोच समझ के बताना डीआरआर कब तक बनाना है। जल्दी जल्दी जल्दी। अगर प्रॉफिट ही ना हो तो डीआरआर नहीं बनेगा पीयूष, ऑब्वियस सी बात है बेटा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डीआरआर कैसे बनेगा? फिर तो नहीं बनेगा। आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब यही है ना, आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है कि प्रॉफिट से डीआरआर बनाना। प्रॉफिट नहीं है तो डीआरआर कैसे बनेगा? हाँ जी, सब बच्चों का आंसर सही है, सब बच्चों का सही है। हाँ जी, सब बच्चों का सही है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या है सर इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2022। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इसके मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था हमारा ये, जिनसे मेजॉरिटी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, 3 टॉपिक से मेनली आपको क्वेश्चन दिखेंगे। एक टॉपिक ये है, एक इसके बाद कराऊंगा, एक उसके बाद कराऊंगा। ये वही 3 टॉपिक है। हाँ, ये वो 3 टॉपिक है, मेजॉरिटी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो कहीं से बन सकता है, इसी नोट्स में से बनेंगे, इतना पक्का है बेटा, बहुत मेहनत से नोट्स बनाया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बेटा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक ही बार लिखवा दूंगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मुझे बताओ, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो क्या डीआरआर बनाने की जरूरत है? सोचो सोचो सर, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो क्या मुझे डीआरआर बनाने की जरूरत है? आप बताओ, सोचो, आपको क्या लगता है? पीयूष, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने नहीं बोला कि 10% बनाना है, ये कंपनीज एक्ट और सेबी के रूल्स हैं बेटा। हाँ जी सर, सब बच्चों ने क्या बोला? सब बच्चों ने बोला नहीं 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 सर, नहीं बन सकता। ऑब्वियस सी बात है, कैसे बनेगा यार? कन्वर्टेबल में आपको पैसे थोड़ी देने हैं, नहीं देने, शेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब डीआरआर इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर, यहां से इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 3 और 4 से ही क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, डीआरआर इज यहां पे लिखो ओनली रिक्वायर्ड फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ओनली रिक्वायर्ड, डीआरआर इज ओनली रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड, फॉर एनसीबी, लिख दूं, समझ जाओगे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। हाँ, एनसीबी, यस नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, किन किन बच्चों को याद है कि मैंने बताया था कि एक होते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक पार्टली कन्वर्टेबल भी तो होते हैं। अरे अभी डिबेंचर की थ्योरी क्लास में करवाई थी, ऐसे मत बोलो यार तुम। हेलो, अरे किन किन बच्चों को याद है कि सर डिबेंचर जो है वो बेसिकली आपके क्या होते हैं? वो आपके होते हैं एक तो फुल्ली कन्वर्टेबल, यस सर फुल्ली कन्वर्टेबल, और एक पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं। हाँ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर पढ़ाया था। अब देखो सर, देखो, अगर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, क्या है? फुल्ली कन्वर्टेबल, उसमें तो डीआरआर नहीं चाहिए, ये बात तो पक्की एकदम बिल्कुल फिक्स है। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसमें तो कोई डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो डीआरआर, ऑल राइट। लेकिन किंतु परंतु सर, कितनु परंतु, अगर पार्टली कन्वर्टेबल है तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर,
सर इस केस में क्या होगा, तो देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनो, जो पार्ट आपका कन्वर्टेबल होगा, सर कुछ परसेंटेज कन्वर्टेबल होता है, कुछ आपका नॉन कन्वर्टेबल होता है, जो कन्वर्टेबल होगा उसमें डीआरआर नहीं चाहिए। अच्छा, और जो आपका नॉन कन्वर्टेबल होगा उसमें चाहिए। सर क्या इसका प्रैक्टिकल है? सर 0% प्रैक्टिकल है, ठीक है, हाँ थियोरिटिकल पॉइंट है इसका बस। हाँ जी, मैंने बोला तो बेटा आपके सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल इतना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेजरली ये चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो थियोरिटिकल है ना, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अलग ही लेवल का होता है। तो आप पढ़ोगे अगर आप सीए करोगे और इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे, राइट? यस सर यस। तो नॉन कन्वर्टेबल में बनाना जरूरी है, हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल बनाओ सर, प्रॉफिट से देना है तो बिल्कुल। आगे हम पढ़ेंगे कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है, कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यस सर यस, यहां तक क्लियर है? हाँ सर, इसकी जर्नल एंट्री वो भी बता दो। डीआरआर खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना है। यस सर इतना ही पढ़ना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, इसके बाहर से डीआरआर के क्वेश्चन नहीं होंगे। जर्नल एंट्री देखो, जैसे मैंने बोला था कि आपके 3 रिजर्व्स होते हैं। सर क्या होते हैं? 3 रिजर्व्स, 3 चीजें होती है। हाँ, तो तीनों में से आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट। ये तो सब बच्चों को पता ही है ना, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ अमाउंट निकालूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? डेबिट, बिल्कुल। और जब मैं रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा तो आपका डीआरआर क्या हो जाएगा? सर क्रेडिट। इतना बेस तो मैंने आपका स्ट्रॉन्ग कर ही दिया है कि सर प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट कम कर रहे हो ना तो डेबिट होगा, और रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। यस सर, रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। तनिष ने बोला एनसीबी क्या है? क्या अब मुझे बताओ सारे बच्चे, क्या तनिष की ऑनलाइन पिटाई होनी चाहिए? मुझे बताओ, पोल कर ले इस बात पे, क्योंकि मैंने बोला बेटा, जानबूझ के बोला यहां पे कि एनसीबी में बोल भी रहा हूं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, और ये लड़का क्या पूछ रहा है? सर एनसीबी का मतलब, इसका मतलब इसका कोई ध्यान नहीं है। नहीं सर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एनसीडी लिखना है। अच्छा ठीक है, अरे मुझे बताओ क्या इसकी पिटाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? हाँ होनी तो चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए, मेरे को लगता है बहुत जोर से होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, देखो 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 नेक्स्ट देखो। सर ये हो गया, हाँ जी ये हो गया सर, अब पक्का हो गया। अरे पक्का हो गया बेटा, पक्का हो गया। अच्छा सुनो, इसमें ना एक पॉइंट और आएगा। क्या आएगा? एक पॉइंट और आएगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझे एक बात बताओगे आप, एक सिंपल सी बात बताओगे? हाँ, आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया, अरे कहाँ पे ट्रांसफर किया? यहाँ पे आपने यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, नहीं 10,000 रुपए। हाँ, मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे बताएंगे सर, जब आप इस डिबेंचर को रिडीम कर दोगे, क्या रिडेम्पशन के टाइम पे ये डीआरआर यूज होगा क्या? सर रिडेम्पशन की एंट्री हमने करी, ये देखो ये देखो, ये रिडेम्पशन की एंट्री है। सर रिडेम्पशन के टाइम पे पैसा देना होता है, पैसा। हाँ सर मुझे बताओ ना, सर आपने यहाँ पे डीआरआर में 10,000 रुपए ट्रांसफर करे, और आपने हमको ये भी समझाया कि ये अकाउंटिंग एंट्री है। तो मुझे बताओ, जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो क्या ये 10,000 रुपए मैं कहीं यूज करूंगा क्या? आप सोचो बेटा, क्या ये 10,000 रुपए हम यूज करेंगे? अब देखो सारे बच्चों ने बोला यस सर बिल्कुल करेंगे, सारे बच्चे बोल रहे हैं यस। अरे नलायकों, सुनो मेरी बात, ठीक है? मैंने यहां पे आपको ये इसी पर्पस के लिए समझाया कि डीआरआर वीआरआर यूज नहीं होता है। सर यूज कैसे होगा? वो पैसे थोड़ी हैं, ये पैसे तो आप बैंक अकाउंट से ही दोगे ना। अरे मुझे एक बात बताओ, देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आराम से मेरी बात सुनो, ठीक है? आपने सरप्लस में से 10,000 रुपए निकाल के डीआरआर में डाल दिए। सर बिल्कुल सही बात है कि आपने डीआरआर में डाल दिए, उसका पर्पस इतना था कि सो दैट आप डिविडेंड ना दे पाओ, उतने अमाउंट का डिविडेंड ना दे पाओ। हाँ सर हाँ, बिल्कुल सही बात है, उतने अमाउंट का डिविडेंड ना दे पाओ, इसलिए हमने कहां डाली है? डीआरआर में डाल दिए। परफेक्ट है, यस सर। अरे काके, पैसे कहां से जाएंगे? बैंक अकाउंट से। पैसे कहां से जाएंगे? बैंक अकाउंट से ना। यहां पे जब आपने एंट्री करी, ये देखो बेटा, ये एंट्री आपने पास करी, हाँ, क्या यहां पे कहीं भी आपने डीआरआर का यूज किया है क्या? मुझे बताओ, डीआरआर डेबिट तो होना चाहिए, प्रथम कह रहा है डेबिट तो होगा बेटा, लेकिन डेबिट क्यों होगा? क्योंकि खत्म करने के लिए। डेबिट तो वो पक्का होगा, मैं वही आपको समझा रहा हूं कि डेबिट तो होना है सर, बिल्कुल होना है, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। सर डेबिट होगा, यस सर बिल्कुल डेबिट होगा, लेकिन मैं आपको बस इतना समझा रहा था कि जब रिडेम्पशन होता है, रिडेम्पशन के टाइम पे डीआरआर का कोई काम नहीं है। हाँ राइट, इसीलिए आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब आपका रिडेम्पशन हो गया
तो फिर डीआरआर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर फिर तो डीआरआर कुछ नहीं कर रहा, नहीं फिर कुछ नहीं कर रहा। आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये डॉक्टर क्यों लिख दिया मैंने सर? डीआर का मतलब डेबिट होता है, डॉक्टर नहीं होता है आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यस। हम क्या करेंगे बेटा? हम बेसिकली डीआरआर को क्लोज करेंगे। हाँ सर कैसे क्लोज करेंगे? अब मैं डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब अब वो अमाउंट अवेलेबल है सर, अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर लो जितना मर्जी करना है। अच्छा और क्या? डीआरआर टू जनरल रिजर्व, यस सर यस, ये आपका क्लोज होगा, ये क्लोजिंग की एंट्री है। ये किसकी एंट्री है सर? क्लोजिंग की। हाँ जी बिल्कुल, कि सर मुझे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बाद क्या करना होगा? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बाद डीआरआर को क्लोज करना होगा। हाँ सर क्लोज करना होगा। और क्या क्लोज करेंगे? डीआरआर एक रिजर्व था, हाँ काम खत्म हो चुका है, तो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। क्या कर दो? जनरल रिजर्व में, क्योंकि अब सर उसका काम खत्म हो गया ना। हाँ उसका काम खत्म हो गया, अब उसका कोई नेचर नहीं है, नहीं, इसलिए जनरल नेचर मतलब जनरल रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात है। शिवम ने बोला पीएनएल में क्यों नहीं? बेटा पीएनएल में कभी नहीं जाएगा। आप मुझे बताओ, प्रॉफिट में से कोई खर्चा कर दिया आपने, हाँ सर वापस मैं प्रॉफिट में कभी उसको ऐड नहीं करूंगा, नहीं वापस में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि डीआरआर आपने एक साल में बनाया। अब मुझे बताओ सर, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे मेरे बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि पीएनएल में क्यों नहीं गया? बेटा डीआरआर आपका पिछले साल बनता है, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट कम होता है। अब मैं अगले साल का प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा सकता, नहीं ये तो गलत बात है सर, ये तो गलत हो जाएगा। यस प्रॉफिट में कभी नहीं जाएगा, किस में जाएगा? जनरल रिजर्व में। हाँ अगेन सर जैसे मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर में रूल्स ज्यादा हैं। हाँ बेटा रूल्स ज्यादा हैं, वन ऑफ द रूल्स है, आप ये मान सकते हो। ठीक है सर, रिजर्व से रिजर्व में क्यों डाला? इसको बैंक से कोई काम? अरे प्रथम, अब देखो प्रथम ने जो क्वेश्चन पूछा है, क्या स्पेशली यहां पे 10 मिनट लगाए थे यही समझाने के लिए? स्पेशली मैंने आपको यही समझाने के लिए यहां पे 10 मिनट लगाए थे। क्या बोला था मैंने आपको? कि भाई मैं डीआरआर में क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सारा प्रॉफिट डिविडेंड में बढ़ जाए, और अगर डिविडेंड में बढ़ जाएगा तो पैसे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो भाई, कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, है ना भाई। यहां पे मैंने स्पेशली एक्सप्लेन किया, जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की, भाई आप देख लो बाकी वीडियोस, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट कम है। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप सुन भी नहीं रहे। मैंने पहले ही आपको बोला था कि सरप्लस में से डीआरआर में डालने का सर पर्पस क्या है? पर्पस यही है मेरे दोस्त कि सो दैट आपका डिविडेंड वाला प्रॉफिट कम हो जाए, और डिविडेंड वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि आप डिविडेंड कम दोगे, हाँ तो बैंक से पैसे कम जाएंगे। यस सर यस, एक तरीके से इसका बस यही पर्पस था। जब वो पर्पस खत्म हो गया तो दोबारा आपने डीआरआर जनरल रिजर्व में डाल दिया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो जनरल रिजर्व में ही रहने देते, और उसी के लिए मैंने आपको यहां पे ये एक्सप्लेन किया था। अरे यहां पे इसलिए एक्सप्लेन किया था कि अगर जनरल रिजर्व में ही रहता तो बेटा जनरल रिजर्व से भी तो डिविडेंड दे सकते हैं। ये बात समझो आप, बात समझ में आ गई? हेलो जल्दी बोलो जल्दी। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, जिनको अभी भी इसमें डाउट वगैरह है व्हाट्सअप करना, क्योंकि इसके सर इसमें और डिटेल में जाने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नया चैप्टर है, हाँ चैप्टर जितना है उतने उससे ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ मैं, उतना ही पढ़ो तो बहुत है। ठीक है खत्म करेंगे फटाफट से। क्लियर है ये बात? हाँ तो बेटा एक टॉपिक हमारा हो गया, हाँ जी एक टॉपिक तो हो गया। ठीक है, डीआरआर का बैलेंस कैरी कर सकते हैं अगले साल अंटिल डिबेंचर्स नॉट रिडीम्ड। बेटा मैंने यहां पे क्या लिखा है? आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर जब रिडीम हो जाएंगे तब आपको जनरलिज्म में ट्रांसफर करने हैं। तो जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होते तब तक नहीं करने, हाँ तब तक नहीं करने। अच्छा यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अरे और क्लैरिटी के लिए, हाँ और यहां पे एक इंस्टॉलमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है जो मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन एक बार ध्यान से समझो। ठीक है सर, मान लेते हैं कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? एमएसडी लिमिटेड। एमएसडी लिमिटेड यहां लिख देते हैं एग्जाम्पल। फिर इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक बचेंगे, हाँ दो टॉपिक इसके बाद बचते हैं, वो हम खत्म करेंगे। ठीक है, एमएसडी लिमिटेड क्या है सर? इशूड, मान लो कितना इशू किया सर? 10%।
ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स at the rate of 10 each, all right, at 10% discount, okay, discount redeemable at, देखो देखो क्वेश्चन देखो, redeemable at 20% प्रीमियम। ओ बेटे MSD लिमिटेड है भाई, प्रॉफिट ही देगी। 20% प्रीमियम, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है सर। कब इशू किया है तो मैंने बताया नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है कब इशू किया है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, राइट, बताने की जरूरत भी नहीं है छोड़ो उसको। रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, ठीक है सर, ठीक है। इशू मान लो कि आपने 1 अप्रैल कभी भी मान लो 2019 को, ठीक है। रिडम्पशन टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, सर रिडम्पशन टू बी, अभी इंस्टॉलमेंट्स अभी छोड़ते हैं। रिडम्पशन टू बी मेड ऑन, रिडम्पशन टू बी मेड ऑन, सर कब कब कब, रिडम्पशन, या तो ठीक है, रिडम्पशन टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स समझ लेते हैं, कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बार समझ के छोड़ते हैं इसको, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स कब कब है, ध्यान से सुन लो। सर 10,000 डिबेंचर है, हाँ आपको बोला गया कि एक तो आप जो रिडीम कर रहे हो वो है 30 जून, ओके, 30 जून 2020 को, ठीक है सर। कितना रिडीम कर रहे हो सर, आप रिडीम कर रहे हो 4,000 डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद आप रिडीम कर रहे हो 30 जून 2021 को, यस सर यस, कितने, 3,000 डिबेंचर्स, ओके। 30 जून या 31 दिसंबर, जब मर्जी ले लो, अपना क्वेश्चन है 2022 को, हाँ जी, कितने बैलेंस, ऑल राइट। अब जो क्वेश्चन पूछूंगा बेटा इसमें सब कवर है, हाँ सब कवर है, हाँ इसमें सब कवर है, तो सुन लो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, हाउ मच DRR टू बी क्रिएटेड, जितना पूछ रहा हूं उतना बताते जाओ बस। हाउ मच DRR टू बी क्रिएटेड, कितना बनाना है DRR, ये तो बता दो काके, कितना बनाएंगे। सब बच्चों ने बोला क्या सर, सब बच्चों का आंसर आ रहा है कितना, 10,000। सर ये डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, हमको मतलब ही नहीं है कितना किस पे क्या किया, ठीक है। फेस वैल्यू यस सर, 10,000 10 रुपए का डिबेंचर है, 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000 डिबेंचर्स, ओके ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन टू क्रिएट DRR, DRR आपको कब क्रिएट करना है। चलो भाई चलो, सबका 10,000 आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दीवा ने 20 बोला है, 20 क्यों बोला है पता नहीं। फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है, 1 लाख का 10% आपका क्या है सर, 1 लाख का 10% आपको DRR बनाना होता है, आपने बनाया। जल्दी बताओ जल्दी। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ कब बनाना है सर, आपने रिडम्पशन चालू कब से किया है सर, आपने रिडम्पशन चालू किया कब से, 2020-21 से, हाँ 2020-21 से आपने चालू किया, हाँ। तो इसके पहले वाला साल क्या होगा सर, 1920 होगा या नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब 31 मार्च 2020 तक DRR बन जाना चाहिए टोटल, हाँ जी टोटल, इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनता, नहीं इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। जिस साल से रिडम्पशन चालू है उस साल से 1 साल पहले 31 मार्च तक आपका बन जाना चाहिए, बहुत बढ़िया सर। अब आती है मेन चीज क्या आती है, सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, हाँ सर। अब मैंने आपको जो एक चीज लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको ट्रांसफर करना है। तो मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ, मैं जनरल रिजर्व में कब ट्रांसफर करूंगा बेटा, जब मैं क्या कर दूंगा, जब मैं रिडम्पशन कर दूंगा सर। मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, किस पे सर, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, एब्सोल्युटली यस। मेरे को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, हाँ जी। इसका प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट है कि जनरल रिजर्व में आपको कब ट्रांसफर करना है, कैसे करना है। अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रहे हो तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना है सर। मतलब अगर मैं 2020-21 की बात करता हूं, 2020-21 की, सुन लो ध्यान से। आपने ये 10,000 रुपए का DRR बनाया, एवरीबडी, यस सर बिल्कुल बनाया बेटा। ये 10,000 का DRR आपने कितने डिबेंचर के लिए बनाया है, 10,000 डिबेंचर के लिए बनाया, हाँ आपने 10,000 डिबेंचर के लिए बनाया, यस सर यस। तो जब आप 4,000 डिबेंचर रिडीम कर दोगे
तो बेटा 4000 का डीआरआर तो खत्म, उसका तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नहीं उसका तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं 2020-21 में क्या करूंगा सर, मैं 2020-21 में एंट्री पास कर दूंगा। डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व, हाउ मच, 4000 रुपए। प्रोपोर्शनेट किया है मैंने, ऑफकोर्स प्रोपोर्शनेट किया है बेटा। जैसे कैसे निकालते हैं सर प्रोपोर्शनेट, कि 10,000 रुपीज आपके 10,000 डिबेंचर्स के लिए है। कितने डिबेंचर्स के लिए, 10,000 के लिए। आपने कितने रिडीम कर दिए, 4000 डिबेंचर। तो आप इसी तरीके से निकालोगे, हाँ इसी तरीके से निकालेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ सिमिलरली जब आपने डिबेंचर रिडीम करे, कब सर, 2021-22 में। सो 2021-22 में जब आप करोगे रिडीम 3000, हाँ तो फिर आप 3000 से एंट्री पास करोगे, इसके बाहर से आ ही नहीं सकता। ये मैंने आपको बता दिया सर, बिल्कुल अल्टीमेट क्वेश्चन, इतना ही पढ़ना है बिल्कुल, 3000 रुपये। बहुत ही बढ़िया सर। और आखिरी साल में कितना बच रहा है, अगेन आखिरी साल में 3000 ही बच रहा है। तो आखिरी साल में भी दैट इज 2022-23 में भी आप क्या करोगे सर, आप इतना ही राइट ऑफ करोगे, हाँ जी बिल्कुल, डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरली हम जिस दिन पे रिडीम करते हैं उसी दिन पे ये एंट्री पास कर सकते हैं, हाँ उसी दिन आप ये एंट्री पास कर सकते हो। मतलब ये तो मैं ईयर लिख रहा हूं, आप 30 जून को एंट्री पास कर सकते हो, 30 जून 31 दिसंबर, हाँ जी बिल्कुल। ओ क्या बात बोल रहे हो, हाँ जी सर। इसी के साथ आपका डीआरआर खत्म होता है। फटाफट से मुझे बता दो, समझ में आ गया, इतना ही है, अरे ज्यादा ही करवा दिया। वाह वाह सर वाह, 2 टॉपिक बचे हैं, फटाफट से करते हैं। जल्दी से मुझे बता दो क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट से। एक्रूअल बेसिस क्या होता है यहाँ पे करण, बेटा रूल बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। चल तो सब कुछ एक्रूअल बेसिस पे रहा है, कैश बेसिस कहाँ से आया उसमें, है ना। कैश की ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही है वहां पे। गॉट इट, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। एमसीक्यू करवाऊंगा, अरे एमसीक्यू बना रखे 20, ठीक है। हाँ टीएस ग्रेवाल में बहुत अच्छे एमसीक्यूज थे, मोस्टली मैंने वहीं से बनवाया। सर अब एक टॉपिक आता है, क्या फटाफट से आ जाओ, ये हमारा 5th टॉपिक था। हाँ 7 टॉपिक्स हैं सर, महेंद्र सिंह धोनी का नंबर क्या है, 7 टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। सर अगर एक्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व बनाना होता है तो आउट ऑफ कैपिटल वाले सोर्स में रिडम्पशन करना ही नहीं पड़ेगा। क्या वंशिका बेटा, रिडम्पशन तो करना ही है, हाँ बस कैसे करना है वो समझाया था आपको, कि या तो आउट ऑफ प्रॉफिट करो, आउट ऑफ कैपिटल करो, ये हाँ। अगर आप आउट ऑफ कैपिटल करते हो तो मैंने यहां पे लिखा ही है कि आउट ऑफ कैपिटल में आपको डीआरआर नहीं बनाना है। रिडम्पशन तो सर सेम तरीके से ही होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट करो या आउट ऑफ कैपिटल करो। मुझे एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले आपको एंट्रीज क्या समझाई थी, अरे देखो क्या समझाई थी एंट्रीज, कि भाई ये आपकी एंट्री है, हाँ एंट्री तो यही होगी, एंट्री नहीं चेंज हो रही, नहीं जी नहीं, आप आउट ऑफ प्रॉफिट करो या कुछ भी करो, राइट। बट डीआरआर जो है सर, तरीके अपने अपने अकाउंटिंग करने के तरीके हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो डीआरआर आपको कब बनाना है, डीआरआर बनाना है जब आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, आउट ऑफ कैपिटल में नहीं बनाना है। सर व्हेन टू क्रिएट प्रोपोर्शनेट में, अंशु प्रोपोर्शनेट में डीआरआर नहीं बनता है, डीआरआर नहीं बनता, नहीं। डीआरआर आपको जिस साल से आप रिडम्पशन करना चालू करते हो उस साल से 1 साल पहले आपका डीआरआर पूरा का पूरा बन जाना चाहिए, हाँ जी पूरा का पूरा बन जाना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है राइट। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। पॉइंट नंबर 6, यस सर। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं सर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट पे। आ जाओ बेटा, कोशिश करते हैं अगले आधे घंटे में इसको खत्म करने की, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई, यस सर यस। देखो आ जाओ, अब इसका मतलब क्या है। अब देखो जैसे मैं आपको कब से इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डीआरआर आपने बना लिया, हाँ लेकिन पैसा आपके बैंक में ही पड़ा है। सर पैसा कहां पड़ा है, पैसा तो बैंक में ही पड़ा है ना, हाँ पैसा तो बैंक में ही पड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बैंक में पड़ा है तो जब मर्जी जिस पर्पस के लिए यूज कर लो सर पड़ा तो बैंक में ही है ना, बैंक पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं सर बैंक में तो नहीं है, नहीं बैंक में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है सर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो वंशिका, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, आप कह रहे हो कि डीआरआर बना रखा है हमने तो फिर भी आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन के लिए कर सकते हैं। वंशिका क्यों, आप डीआरआर क्यों बना रहे हो, आउट ऑफ प्रॉफिट करने के लिए ना, तो आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट कर सकते हो, प्योरली आउट ऑफ कैपिटल थोड़ी करोगे फिर आप।
जो थर्ड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन में क्या था, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल, वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, सर मुझे एक बात बताओ, आपके बैंक में पैसे पड़े थे 1 लाख रुपए, हाँ बेटा, क्या आपके बैंक अकाउंट में ताला लग गया था? नहीं। सर क्या ये बैंक में जो 1 लाख रुपए पड़े हैं कंपनी जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है? और क्या भाई, आपने डीआर बनाया है और वो भी एंट्री है अरे अकाउंटिंग एंट्री है, कोई उस पर रोक टोक क्या? नहीं सर, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हाँ बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जब मेरे को मशीन लेनी है ले ली मैंने, अरे मैंने ले ली, मेरी मर्जी, अच्छा ठीक है सर ले लो मशीन, पैसे खत्म हो गए, हाँ पैसे खत्म हो गए, तुम बना लो डीआरआर। आपने तो सिर्फ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगाया है कि डिविडेंड आप कम बांट सकते हो, हाँ या ना सर, कम बांट सकते हो, हाँ जी डिविडेंड आप कम बांट सकते हो, एब्सोल्युटली यस, लेकिन किंतु परंतु सर डिविडेंड के अलावा भी तो खर्चा कर सकता हूं मैं, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। इसीलिए हमारे कंपनीज एक्ट ने बोला कि सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो दोस्तों सुनो, हाँ जी क्या करना है आपको, आपको क्या करना है सर, आपको सर 15%, यहां लिखवा देता हूं मैं, 15% पैसा मिनिमम, हाँ जी हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही, मिनिमम 15% ऑफ फेस वैल्यू, सुन लो बेटा पहले सुन लो ध्यान से, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, हाँ जी मिनिमम 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, हाँ जी ठीक है, टू बी रिडीम्ड, यस सर, शुड बी इन्वेस्टेड, मिनिमम 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, हाँ जो आपको रिडीम करना है, शुड बी इन्वेस्टेड, हो सकता है मेरी इंग्लिश खराब हो लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, शुड बी इन्वेस्टेड इन दी क्या सर, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज या जो भी ऑथराइज सिक्योरिटीज है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सुन लो बेटा सुन लो ध्यान से सुन लो, हमारे कंपनीज एक्ट ने बोला कि यार हमने डिविडेंड पे रोक लगा दी, लेकिन बैंक का पैसा तो बैंक में ही पड़ा है, सर बैंक का पैसा कहाँ पड़ा है, बैंक में ही पड़ा है, हाँ जी बैंक में ही पड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ जी मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, तो हमने बोला कि सुनो यार सुनो, ऐसा करो, तुम जितना भी तुम रिडीम करने वाले हो अगले साल, टाइम मैं आपको बताऊंगा सर, अगले साल पिछले साल वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, जितना भी तुम रिडीम करने वाले हो, हाँ उसका 15%, उसकी फेस वैल्यू का 15% आपको कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। सर कौन सी सिक्योरिटीज, उसके नाम आपको याद नहीं करने हैं, गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज बताई है, वो सिक्योरिटीज हैं जो बहुत ही ज्यादा मार्केटेबल होती हैं, जिनसे आप पैसे निकाल सकते हो, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाँ सेफ है, रिस्की नहीं है, हाँ जी सेफ है, बिल्कुल रिस्की नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आपको लिस्ट दे रखी है, क्या याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं याद करनी है, नहीं आता बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि भाई सुनो सुनो सुनो, 15% पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर लेना उन सिक्योरिटीज में, हाँ अब बात आती है कि कब करना है सर, ये भी बता दो, इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, इंपॉर्टेंट तो वही है, हाँ जी सुन लो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, ये मेरा पहला पॉइंट था, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, ऑल राइट, ओके सर ओके, शुड बी मेड बिफोर, अच्छा 30th अप्रैल सर, बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द ईयर, है ना, 30th अप्रैल ऑफ द ईयर इन विच डिबेंचर्स टू बी रिडीम, हाँ ये तो मैंने बढ़िया लिखा है भाई, ठीक है, डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, हाँ जी बिल्कुल। तो सुनो सुनो सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, समझा रहा हूं बेटा, मैं आराम से समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सर ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। सर यहां पे वो बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने जो रिडम्पशन करना है ना, क्या करना है, रिडम्पशन, हाँ आपने रिडम्पशन करना है कब सर, लेट्स से 30th जून को, 30th जून 2023 को, हाँ जी कितने रुपए का, 1 लाख रुपए फेस वैल्यू का, दोनों जगह फेस वैल्यू है, हाँ ध्यान रखना सर, यहां पे भी फेस वैल्यू ही है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर, जितने आपने डिबेंचर रिडीम करने हैं, हाँ उसका 15% डीआरआई में डाल दो, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में, मतलब 15,000 रुपए, यस सर यस, कब तक, बिफोर, अब जिस ईयर में आपको रिडीम करने हैं, सर कौन से ईयर में रिडीम कर रहे हो, रिडीम कर रहा हूं मैं सर 30 जून 2023 23-24 में, हाँ उसी ईयर के 30 अप्रैल तक,
सर बिफोर 30th ऑफ अप्रैल 2023। हाँ सर ये आपकी लास्ट डेट है, करने को तो जब मर्जी कर लो, करने को जब मर्जी कर लो। हाँ जी बिल्कुल, 30 अप्रैल 2023 से पहले पहले आपको क्या करनी है सर, रिडम्पशन। 30 अप्रैल 2023 से पहले पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 15% की। हाँ जी बिल्कुल। तो सर अगर अगर मेरे को 31 दिसंबर को करनी हो तब भी वही बात है, 31 मार्च 2024 को करनी हो तब भी वही बात है, क्योंकि ईयर कौन सा है, ईयर है 23-24। हाँ तो 30 अप्रैल 2023 तक आपको करनी है। हाँ जी सेम डेट, यस सर यस। तो उस ईयर का 30 अप्रैल, हाँ सर उस ईयर का 30 अप्रैल। ध्यान देखो क्वेश्चन कहां से बनते हैं, पहले बता दिया। डीआरआर की लिमिट, हाँ जी डीआरआर की डेट, ये दो चीजें, डीआरआई की लिमिट, डीआरआई की डेट, यही आपके मेन एमसीक्यूज होते हैं। यस सर यही आपके मेन एमसीक्यूज होते हैं, राइट। तो अब क्या होगा सर, होगा ये कि जब भी मुझे रिडम्पशन करना होगा तो मैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसको बेचूंगा, पैसा आएगा, वो पैसा यूज करूंगा किसमें सर, रिडीम करने में। जो पैसा आएगा, यस सर यस बिल्कुल सही। डीआरआई क्या होता है बेटा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बोला तो, कि डिबेंचर को रिडीम करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी है उसी को डीआरआई बोल रहा हूं मैं। आपने डिबेंचर को रिडीम करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी है उसी को बोल रहा हूं मैं कब से, डीआरआई। बच्चे बोल रहे डीआरआई क्या होता है, राइट। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आराम से। सर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल लो, फटाफट से मुझे बताना जल्दी से, आपको रिडम्पशन कब करना है। हाँ जी सर मेरे को करना है, मेरे को करना है रिडम्पशन। हाँ जी सर रिडम्पशन करना है। अब सुनो सुनो, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, सुन लो। रिडेम्पशन करना है लेट्स से 30 सितंबर 2023 में, ठीक है। फेस वैल्यू लिख रहा हूं मैं, फेस वैल्यू 5 लाख रुपए का, ठीक है सर। 30 रुक जाओ, 31 दिसंबर 2023 में 2 लाख रुपए का, ठीक है। और 31 मार्च यस 2023 में यस 1 लाख रुपए का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ सर अगर आपको ये डेट गिवन है, बिल्कुल सही, तो आपको बताना है कि आपको डीआरआई कब बनाना है। यस सर यस। और डीआरआई कब आपको बेसिकली इन्वेस्ट कब करना है, हाँ, और किस डेट को करना है। यस सर यस। इन्वेस्ट कब करना है और किस डेट को करना है ये आपको बताना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे, ठीक है। देखो क्या ये सारे के सारे सेम ही फाइनेंशियल ईयर के हैं, हाँ 2023-24 के हैं, सारे के सारे सेम फाइनेंशियल ईयर है, बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा सुनो 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 सर, अब इसका मतलब जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो कब करनी है, जो भी आपको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है 30 अप्रैल 2023 तक। ये बात समझ में आती है सर कितनी। अब आप मुझे बताओ आपने इस साल कितने डिबेंचर रिडीम करने हैं, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए जो आपने रिडीम करने हैं इसका 15%। ओ ये बात है, हाँ जी। तो आपने जिस साल जितने डिबेंचर रिडीम करने हैं उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करी जाती है और 30 अप्रैल से पहले पहले करी जाती है। डीआरआर और डीआरआई सेपरेट रहेंगे, सूर्यांश ने पूछा है, ग्रेट क्वेश्चन बेटा। हाँ जी 31 मार्च 2023, तो 22-23 का होगा ना शायद। हाँ तो मैंने 31 मार्च 2023 कहाँ लिखा है, मैं तो अप्रैल की बात कर रहा हूं, यहां पे तो अप्रैल है बेटा, मार्च थोड़ी है। 1,20,000 सब बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास, फैंटास्टिक। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एंड में है बिल्कुल। अच्छा यहां पे मुझे अब ये भी बता दो, अरे अब लगे हाथ सर, लगे हाथ बता ही दो ना सर, बता ही दो। यस सर यस, आ जाओ बता दो बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि यहां पे डीआरआर आपको कितना बनाना है और कब बनाना है। पहले बताओ डीआरआर कितना बनाना है, अगर डीआरआर बनाना होगा तो कितना बनाना है, फटाफट से बताओ। जल्दी बोलो जल्दी, फटाफट से बोलो। सर डीआरआर कितना बनाना है मुझे, सब बच्चों ने बोला 80,000। सर कैसे कैसे भाई, डीआरआर बनता है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पे। हाँ मान लेते हैं इतने ही आउटस्टैंडिंग थे, बिल्कुल सही। तो 8 लाख रुपए का 10%। सर इतने ही डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, यस सर यस, ठीक है।
तो कितना हो गया 80,000। करेक्ट है, करेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। कब बनाना है, डेट बताओ, डेट। अरे डेट बोलो, डेट बोलो, डेट बोलो, सब बच्चों ने बोल दी डेट। क्या बात है, इसका मतलब समझ में आ गया। फैंटास्टिक सर, कब? 31 मार्च 2023। फैंटास्टिक एवरीबॉडी, फैंटास्टिक। बहुत ही बढ़िया। ओए होए 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 होए, थक गए क्या? और क्या बेटा, थक नहीं जाएंगे क्या? बुढ़ापा आ रहा है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत। अरे मैं आपको ऐसे इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा, ट्रस्ट मी। आज तो पहली क्लास है, आज तो मैं कॉन्सेप्ट समझने, हाँ इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको मतलब गलती नहीं होगा भी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अब सुनो सुनो सुनो, ये हमें समझ में आ गया, डेट वेट हमको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, DRI का ही नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, DRI का ही नेक्स्ट पॉइंट। यस सर, DRI का ही नेक्स्ट पॉइंट सर। 30 मार्च 2023 वाले का 30 अप्रैल 2022। बेटा शिवम सेम ईयर में बताना है बेटा, सेम ईयर लिखा, इधर देख इधर। 30th अप्रैल ऑफ द ईयर इन विच डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, है ना। अच्छा मैंने 31 मार्च 23 लिख दिया, यहाँ पे 24 आएगा। हाँ ये तो वो सही बोल रहा है सर, यहाँ पे 23 लिखा है आपने, 24 आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही। अरे मैंने गलती से लिख दिया, अरे गलती से लिख दिया, समझ गए ना यार तुम। हाँ 31 मार्च 24 था वो, बिल्कुल सही। मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा कि 23-24 साल का है, 2023-24 का है, ठीक है सर। रिडेम्पशन अलग अलग ईयर में हो, अलग अलग ईयर में हो तो DRI सारे डिबेंचर का बनेगा। अभी करवा रहा हूँ, चलो चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं एग्जाम्पल। हाँ एक और करते हैं, आस्था ने जो क्वेश्चन पूछा है वो वैलिड क्वेश्चन है। अब सुनो 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 सर, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करें। हाँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, देखो आप। मान लेते हैं कंपनी के पास अभी डिबेंचर कितने हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, डिबेंचर जो इशू करे थे, जो रिडीम करना बाकी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, 1 अप्रैल ले लो या तो 1 अप्रैल 2020। फेस वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि हमको फेस वैल्यू से मतलब है। सर कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं? बोलो ना, बोलो ना सर। ये हैं आपके 10 लाख रुपए, ठीक है 10 लाख रुपए, हाँ जी सर 10 लाख रुपए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बोला गया है कि आप रिडम्पशन कैसे कर रहे हो, ठीक है। रिडम्पशन आप इंस्टॉलमेंट्स में करो। देखो मैच्योरिटी वाला तो सबसे आसान है, मैच्योरिटी वाले में कुछ भी नहीं होगा, अगर इंस्टॉलमेंट्स में होगा तो मजा आएगा। रिडम्पशन करते हैं हम सर, सबसे पहला 30 जून 2021 को कितने डिबेंचर सर, 5 लाख, ठीक है। फिर हम करते हैं 31 दिसंबर 2022 में, ओके सर 3 लाख डिबेंचर्स, अच्छा ठीक है, वधिया जी वधिया। उसके बाद मैंने किया 31 मार्च 2023 में 2 लाख। ओ मजे ही आ जाएंगे, मजे ही आ जाएंगे, हाँ मजे ही आ जाएंगे। आ जाओ, देखो देखो फटाफट से देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला हाँ, कि DRR कितना बनाना है। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, एक सेकंड रुको, इसको 1 लाख कर दो और मजा आ जाएगा। हाँ 1 लाख कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको DRR बनाना कितना है, बताओ सर। DRR कितना बनाना है, हाँ कितना बनाना है ये बताओ। $90,000 और 1 लाख, यही मेरे को लग रहा था कि बच्चों का आंसर अलग अलग आएगा। बेटा सुनो ध्यान से, जब मैंने आपको DRR पढ़ाया था तो क्या कहा था, कितने गया, कितने गया, ये रहा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, कहा था ना सर, क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, हाँ जी बिल्कुल, सुन लो सुन लो सुन लो। DRR आपको बनाना होता है, देखो जिस साल आपने रिडेम्पशन चालू किया, आपने रिडेम्पशन चालू कब किया सर, ये है 2021-22, हाँ आपको कब बनाना होगा सर, हमको बनाना होगा 31 मार्च 2021। मुझे बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूं सर, 31 मार्च 2021 को बनाना होगा, हाँ जी बिल्कुल बनाना होगा, ठीक है। और कितना, जितने आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं, कितने हैं सर, 10 लाख, हाँ 10 लाख का 10% सर, इसका मतलब 1 लाख रुपए,
ओ, डीआरआर का इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस साल में कितना रिडीम कर रहे हो, नहीं, जब आपने रिडम्पशन करना चालू किया उस से एक साल पहले 31 मार्च तक टोटल 10% आपका डीआरआर होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको डीआरआई 30 अप्रैल, बिफोर 30 अप्रैल 2021 कितना बनाना है। चलो चलो फटाफट से बताओ सर, बिफोर 30 अप्रैल 2021 कितना बनाना है। हाँ जी बिल्कुल, चलो रे चलो रे चलो रे। सोचो सोचो, आराम से सोचो। 75,000 बोला गया है, ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे 75, परफेक्ट। कि भाई आप 2021-22 में कितना रिडम्पशन कर रहे हो, 5 लाख। तो उस साल के 30 अप्रैल तक आपको उसका 15% डीआरआई में डालना है, बिल्कुल डालना है। तो 5 लाख का 15%। मैंने आपको क्या कहा था कि इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। हाँ जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। कितना सर, 75,000, बहुत ही अच्छी बात है। फैंटास्टिक एवरीबॉडी, फैंटास्टिक टैस्टिक, ठीक है। चलो अब मुझे बता दो, बिफोर 30 अप्रैल 2022, चलो चलो जल्दी बोलो सर। 22, हाँ 22। 60,000, 120,000 जो बच्चे बोल रहे हैं, आप सुनो सर, ये दोनों ही सेम ईयर में रिडीम हो रहे हैं बेटा। अगर आप नोटिस करोगे सर, क्या ये दोनों ही रिडीम सेम ईयर में हो रहे हैं। हाँ, दोनों ही तो 22-23 के हैं। क्या दोनों 22-23 के? हाँ, तो टोटल कितना रिडीम कर रहे हो, 4 लाख। तो 4 लाख का, यस सर, कितना परसेंट, 15%। कितना आ जाएगा ये, 60,000। ओ फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिनका 60,000 आया, हाँ। अब बेटा हालत खराब हो रही है। क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ जी, मुझे फटाफट से बता दो, क्या यहां तक बातें समझ में आई हैं आपको? टाइम लगेगा बेटा इस चैप्टर में। आप ये मत समझो कि आज के आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं तो कर दूंगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि इसके बाद और कोई ढंग का नया चैप्टर है नहीं। एनपीओ हमने अच्छे से करा है, दोबारा प्रैक्टिस करवाऊंगा उसकी आपको क्लास में, ठीक है? एनपीओ की, हाँ जी बिल्कुल। एक बार सिलेबस हो जाए फिर मैं आपको करवाऊंगा, जितने भी नए चैप्टर्स हैं उनकी अलग से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, यस सर, यस, आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ सर। एक टॉपिक और करेंगे, हाँ, पूरा आज खत्म नहीं हो पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, एक टॉपिक हमारा रह जाएगा, लेकिन डीआरआई पूरा करेंगे सर। डीआरआई निपटा देते हैं, हाँ। अरे मेरी बात सुनो बेटा, डीआरआई निपटा देते हैं, आ जाओ। पीयूष बेटा, डीआरआई सिलेबस में है, बिल्कुल है। अरे सुनो 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 बेटा, 5 मिनट और रुकते हैं, ठीक है? डीआरआई खत्म हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, क्या, कि कौन कौन सी कंपनी को डीआरआई बनाना होता है, नहीं बनाना होता। बहुत ही आसान सा टॉपिक बचेगा, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, आ जाओ फटाफट से। इसके बाद मैं रेस्ट ही करूंगा, टेंशन मत लो आप। सर अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो 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 सुनो। होता क्या है सर, बेसिकली यहाँ पे लिख लो कि एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, इन लमसम, इन लमसम, जब मैं लमसम में रिडीम कर रहा हूं, हाँ, मतलब एक साथ पैसा वापस दे रहा हूं, यस सर, ये बिल्कुल सही। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम, यस सर, द इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज। इन्वेस्टमेंट कौन सी, डीआरआई वाली। इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज्ड, बिल्कुल सही। एंड द फंड्स, एंड द फंड्स आर यूज्ड फॉर रिडम्पशन। सर क्या मतलब है इसका? अरे बहुत सिंपल सा मतलब है ना बेटा,
कि आप क्या करते हो, रिडम्पशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को बेचते हो और सर उसको यूज करते हो। सर मतलब देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट को खरीदोगे 30th अप्रैल को, बाय बिफोर 30th अप्रैल, 30th अप्रैल से पहले जब मर्जी चाहो खरीद सकते हो बेटा, लास्ट डेट 30th अप्रैल है, ठीक है। एंट्री क्या करोगे कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद जब आप रिडम्पशन कर रहे होगे तो भाई रिडम्पशन के टाइम पे क्या करोगे, इसको बेच दोगे। सर रिडम्पशन के टाइम पे इसको बेच देंगे, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, यस, टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा वो बात की बात है, अभी छोड़ दो उसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली यस, सिंपल सी बात है। हाँ लेकिन एक लास्ट पॉइंट रह गया, अब फटाफट से सुन लो। लेकिन जब बात आती है किसकी सर, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पक्का इसके बाद क्लास खत्म है। देखो मैंने 2 घंटे का तो आपको बोला ही था बेटा कि 2 घंटे की क्लास होगी रिडेम्पशन की, कहा था ना, सुन लो। रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स, हाँ अब देखो इसमें क्या चक्कर है, अगर मैं ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लूँ तो, ले लूँ क्या, हाँ ले लो सर, आप यही एग्जाम्पल ले लो, चलो भाई ले लेते हैं, आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको पूरा कॉपी कर लें, होगा ये यार, हो जा भाई प्लीज, हाँ हो गया ना। ये मेरा वन नोट थक गया क्या यार, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है यार, ये गलत बात है। चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ, आ जाओ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ बेटा, लिख देता हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। कि सर आप क्या कर रहे हो, आपने 30th जून, राइट सर, 30th जून 2022 को रिडम्पशन करिए, हाँ कितने की, मान लेते हैं ₹5 लाख की, सही बात है, हाँ। तो इसके लिए आपने क्या किया होगा सर, इसके लिए आपने 30th अप्रैल 2022 को DRI परचेज करी होगी, हाँ जी, कितने की सर, 75,000 की, हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अरे सुनो ना सुनो। सर ये एंट्री समझ में नहीं आई, तनिष कह रहा है ये एंट्री समझ में नहीं आई। बेटा तुम क्या करोगे मेरे को समझ में नहीं आता, अगर ये एंट्री तुमको समझ में नहीं आई है तनिष, इन्वेस्टमेंट खरीदने की और इन्वेस्टमेंट बेचने की, हाँ अगर तुमको ये एंट्री समझ में नहीं आई है तो मैं कैसे क्या बोलूं तुमको, गलत बात है वैसे तो। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, मुझे बताओ बेटा, CUET इतना कंपेटिटिव एग्जाम है, लॉजिक्स तो क्लियर करने पड़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल, हाँ या ना। अगर वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री, बेटा इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोलो हाँ या ना, राइट। सर जब सेल करेंगे तो क्या होगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। डाउट किस चीज़ का मेरे को समझ में नहीं आया, और जब भी आपको डाउट होता है ना तो आपका डाउट हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए कि सर DRI क्रेडिट क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, बैंक डेबिट क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया तो समझा दूंगा। लेकिन अगर बोल रहा हूँ एंट्री समझ में नहीं आई, इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया क्लास में, बिल्कुल सही बात है, आप स्पेसिफिक पूछोगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं सर समझ आ गई है बट पता नहीं चला वो ऊपर रेड लिखा था, अच्छा पता नहीं, जो भी है ठीक है, ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। 30 जून 2022, हाँ ऊपर 21 था 22 था जो भी था, हाँ 30 अप्रैल 2022 तक डालना है। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि आपने अभी 30 सितंबर को 2022 को ही, हाँ मान लो 2022 को ही, या 2023 ले लो, या तो सर 2023 को ही मान लो आपने अभी 1 लाख रुपए और रिडीम करने, क्या करने हैं, 1 लाख और रिडीम करने, हाँ। अरे अभी सुनो ना मेरी बात, सुनोगे क्या, हाँ सुनो, बहुत ही सिंपल सी मुझे एक बात बताओ। अब मैं अगर 5 लाख रुपए जो मैंने क्या करे हैं सर, 5 लाख रुपए रिडीम करने हैं, उसके लिए 75,000 की इन्वेस्टमेंट करिए, क्या ये बात सही है, हाँ ये बात तो सही है। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पे पहले मैं 75,000 की इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, हाँ सर बेचूंगा, फिर क्या दोबारा से इन्वेस्ट करूंगा, हाँ दोबारा से इन्वेस्ट करूंगा। सर होगा तो यही ना, आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये नहीं होगा कि भाई पहले मैं अब 30 मार्च को इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, हाँ सर बिल्कुल बेचूंगा, और फिर दोबारा से मुझे इन्वेस्टमेंट खरीदनी पड़ेगी, हाँ सर दोबारा से इन्वेस्टमेंट खरीदनी पड़ेगी, बोलो यस और नो। सर कॉन्सेप्ट तो यही है
कि सर रिडम्पशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट बेचो, हाँ, फिर सर दोबारा से इन्वेस्ट करो क्योंकि आपने आगे भी रिडम्पशन करना है। यस और नो एवरीबॉडी, क्या कॉन्सेप्ट यही है? मुझे फटाफट से बताओ कि सर हमने 5 लाख रुपए रिडीम करने हैं तो रिडम्पशन के टाइम पे 75,000 की इन्वेस्टमेंट सेल करो, ठीक है। फिर आप क्या करना, आप दोबारा से 30 अप्रैल 2023 तक 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदना। सर क्या कॉन्सेप्ट यही नहीं बोलता? हाँ, तो भाई आपका एक्ट कहता है कि सुनो सुनो सुनो, आपका एक्ट क्या बोलता है? सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं करना है सर, नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या फायदा, क्या फायदा कि यहां पे इन्वेस्टमेंट बेचोगे, फिर दोबारा खरीदोगे, फिर दोबारा बेचोगे, फिर दोबारा खरीदोगे, क्या फायदा इस चीज का? इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट बेचो मत। अरे ये क्या बात हुई? सर कह रहा है इन्वेस्टमेंट मत बेचो, हाँ पंगा हो जाएगा ना, बार बार बेचना खरीदना। यस सर यस। तो क्या मतलब समझ नहीं आया सर। अरे बेटा वो आपको बस इतनी सी बात बोल रहा है, कह रहा है देखो यहाँ पे आपने 5 लाख रुपए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपने 5 लाख रुपए कर दिए, ठीक है, आपके पास पैसे होंगे, ठीक है, पैसे वापस कर दो, सब कुछ वापस कर दो। सर यहां पे आपको करना क्या है कि आप 75,000 की बेचोगे, ठीक है, फिर खरीदोगे, तो पैसे तो आपके बच कहां रहे हैं बेटा? बात तो वही है कि खरीदो बेचो खरीदो बेचो, हाँ बिल्कुल सही, खरीदो बेचो चलता रहेगा, ये तो बिल्कुल सही। तो इससे बढ़िया क्या करो, आप बस इतना मेक श्योर करो कि जितना भी आपने डिबेंचर रिडीम करना है, हाँ, इसका 15% इन्वेस्टमेंट आपके पास है। ओ सर ये आप क्यों क्या कह रहे हैं कि बस इतना मेक श्योर करो, इतना मेक श्योर करो कि इतना 15% आपके पास है। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 75,000 की है, हाँ, अब आपको 15,000 की इन्वेस्टमेंट आगे भी चाहिए, हाँ सर चाहिए, अरे चाहिए ना, हाँ, तो कह रहा है सुनो आप 60,000 की बेच लो। अरे तो बहुत लॉजिकल है, हाँ, कि 60,000 की बेच लो, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा, 60,000 की बेचो। अरे लेकिन 15,000 की तो आपको आगे भी चाहिए ना। ओ सर अगर फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेते हैं कि अब आपने 60,000 की बेच दी, सर 60,000 की आपने सेल कर दी, चलो ठीक है 60,000 की आपने सेल कर दी, सर लेकिन मान लो अगला रिडम्पशन कब है? सर किसी भी डेट को मान लेते हैं अगला रिडम्पशन है आपका 31 मई 2024 को, जब भी मान लो, ठीक है हाँ जी ठीक है। सर अब आपको 4 लाख रुपए रिडीम करने हैं। सर कितने रिडीम करने हैं? 4 लाख, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ सर, एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी, हाँ, जब आप ये 1 लाख रुपए का रिडम्पशन करोगे तो रिडम्पशन के टाइम पे आपको क्या देखना होता है कि अगली रिडम्पशन के लिए क्या आपके पास 15% इन्वेस्टमेंट है? तो अगली रिडम्पशन के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? सर हमको 60,000 चाहिए। अरे बाबा रे बाबा सुनो, इसको बेचना मत, नहीं, नो सेल। क्यों सर? अरे क्योंकि अभी आपको 60,000 रुपए चाहिए। उल्टा आप ऐसा करो 45,000 और इन्वेस्ट करो। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग ना बहुत होती है लंबी चौड़ी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बुक में दे रखा है, बस तो कॉन्सेप्ट समझो बस। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई सुनो, जब आप इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रहे हो, यस सर इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगले रिडम्पशन के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। ओके तो मतलब सर इफ, हाँ, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, अगर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन की बात कर रहा हूं, हाँ, मैं यहां पे लिखवा देता हूं बेटा, आपको पूरा लिखवा देता हूं जो मैंने बोला है, हाँ, जो मैंने बोला है मैं आपको पूरा ही लिखवा देता हूं। देखो इन केस ऑफ, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद छुट्टी बेटा, मुझसे भी अब खड़ा नहीं हो जा रहा। इन केस ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, टू बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, हाँ जी बिल्कुल, ओके, in installments, yes, investment shall not be realized। आपको बेचना नहीं है, नहीं, shall not be realized। अच्छा ओके, investment shall not be realized but carry forward, ये इसको आप कैरी फॉरवर्ड करो क्योंकि कोई सेंस नहीं है ना यार, कैरी फॉरवर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट, कैरी फॉरवर्ड टू मीट the requirement of DRI,
रिक्वायरमेंट, क्या नोट्स हैं भाई साहब, मजे आ गए ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ DRI फॉर नेक्स्ट रिडम्पशन। ओ अब तो मैंने इंग्लिश बढ़िया लिखी है भाई, अब तुम कंप्लेन नहीं कर सकते। दोबारा पढ़ते हैं एक बार, क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड इन, सर इन केस ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, यस सर यस, इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी रियलाइज। एक तो बात ये है, इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी रियलाइज, हाँ जी, बट कैरी फॉरवर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ DRI। सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर 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 रिडेम्पशन के टाइम पे अगर आपका DRI 15% से ज्यादा है, 15% ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड, अगले डिबेंचर, हाँ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड, बिल्कुल सही, ऑल राइट सर ऑल राइट। तो आपको क्या करना है, तो आप बेच दो सर, जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जैसे जैसे मैं अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिखाता हूं, एक एक्सेस इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड। सर जैसे जैसे हमारा पहला एग्जांपल था कि 5 लाख रुपए के लिए आपने 75,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, हाँ सर हाँ, 5 लाख के लिए 75,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी। अब सर 75,000 की इन्वेस्टमेंट बेचूं क्या, नहीं, अगले रिडम्पशन के लिए आपको कितना चाहिए, 15,000। तो 75 की इन्वेस्टमेंट है आपके पास, आपको अगले के लिए 15 चाहिए, तो 60 बेच सकता हूं, हाँ, तो यहां पे मैंने वही लिखा है। सर 60,000 आप बेच सकते हो बिल्कुल, लेकिन लेकिन इफ जो आपके पास अभी DRI है वो अगर लेस देन 15% है, 15% ऑफ डिबेंचर, यस सर यस, डिबेंचर टू बी रिडीम्ड, टू बी रिडीम्ड, हाँ जी, तो सर क्या होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड, आपको और अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड टू मीट द डेफिशिएंसी या शॉर्टफॉल। सर मतलब अभी समझाया, देखो 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 सर, मतलब सर जब मैं 1 लाख रुपए रिडीम कर रहा हूं तो मेरे पास कितने की इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही। अब अगले रिडम्पशन के लिए आपको कितना चाहिए, 45,000, नहीं अगले रिडम्पशन के लिए आपको कितना चाहिए, 60,000, यस। तो आप क्या बोलोगे, अरे 15,000 तो बेचूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को तो 60,000 चाहिए, हाँ, तो आप 45,000 रुपए और इन्वेस्ट करोगे। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। हाँ सर वैसे तो आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का सिलेबस प्रॉपरली क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी में जो जो है मैं आपको मेजरली वो सारा का सारा कवर करवा दूंगा, ठीक है। यहां पे आपका DRI का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाता है, हाँ जी पूरा हो जाता है, एक ही कॉन्सेप्ट अब आपका बचा है। हाँ एवरीबडी, जरूरत के हिसाब से, आर्य आपने बिल्कुल सही बोला है, जरूरत के हिसाब से यू कैन बाय और सेल द इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। एवरीबडी मुझे फटाफट से बता दो कि क्या आपको ऐसा लगा है कि हाँ नया चैप्टर था लेकिन चीजें आपको समझ में आई है। बेटा ये इस चैप्टर में डेफिनेटली कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया कि इसको मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। हाँ भाई रोहन कह रहा है, रोहन बेटा DRI की जो लिमिट है वो लिमिट है मिनिमम। हाँ अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 75,000 का DRI है, अच्छा ठीक है, आपको सर आपको 15,000 रुपए चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो आप बेशक ना बेचो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सर लेकिन 60,000 से ज्यादा मत बेचना, ये आपका रूल है, ठीक है। क्या क्लास थी, मजा आया, चलो शुक्र है। कल ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल वाइज खत्म हो जाएगा। बेटा कॉन्सेप्चुअल वाइज ये चैप्टर खत्म हो चुका है, क्या बात कर रहे हो, हाँ एक टेबल रह गई है कि किस कंपनी को बनाना है किस कंपनी को नहीं बनाना, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें याद करना है कि किस कंपनी को DRI बनाना है किस कंपनी को नहीं बनाना, बस एक वही कॉन्सेप्ट आपका बचा है। कॉन्सेप्ट जो मुझे करवाने थे वो हमने कर लिए, ठीक है। कृति मैं अभी बेटा क्लास खत्म होने के बाद अभी तो मैं जाऊंगा नीचे और मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं ये कर दूंगा, क्या कहते हैं, अपलोड कर दूंगा। हाँ पीयूष बेटा मैं ये 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा बेटा, अभी मैं 1 घंटा तो रेस्ट करूंगा, ठीक है। ओके गाइस ऑल राइट, अब आपको क्या करना है, नोट्स को आराम से देखो, आराम से समझो। कोई भी बच्चा अभी इस टाइम पे कोई MCQ सॉल्व नहीं करेगा, समझ में आ गई बात। हेलो एवरीबॉडी, कोई भी बच्चा इस टाइम पे कोई MCQ सॉल्व नहीं करेगा, कोई और मटेरियल रेफर नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा।
बेटा इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होती है और मैं चाहता हूं कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी आप करोगे एमसीक्यू के आंसर गलत आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू का आंसर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट का वेट करोगे। अभी आज के लिए आपको यही करना है कि इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसको अच्छे से समझो, और फिर कल आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एमसीक्यूज तो मैं आपको कल ही करवाऊंगा, कल ही करेंगे। हाँ जी, कल ही करेंगे। ओके, हाँ, ठीक है। वंशिका सारे एग्जाम्पल्स में यही होगा बेटा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक अभी समझाया है, तो इस एग्जाम्पल में मैंने ये लिया है, होगा सब में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कल आपसे मिलेंगे। चलो चलो चलो, हाँ ये मैं अपलोड कर दूंगा बेटा, आज ही अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अनंत, थोड़ा बहुत आपने कहीं से पढ़ लिया है, इसलिए मैंने बोला था कि बीच में मत बोलना। AIFI क्या होता है कल बताएंगे वो, ठीक है। बेकार में बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो अगर आप पढ़ कर आए हो अभी के लिए वो नॉलेज अपने पास रखो, कल यूज करेंगे उसको। ओके गाइस, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। चलो 2 घंटे में हमारा टारगेट पूरा तो नहीं बोलूंगा मैं, 100% तो नहीं, लेकिन ठीक है 90-95% हो गया। ओके, बाय।